करा था भैया को दे दो, भैया बोल रहे हैं तुम लोग खाओ जितना खा लेना बाकी जितना कर दो। निकल ही नहीं रहे। कैसे ही मेरे खाता हाथ चल रहा है। देखो मेरा भी गया, जबकि बचा के डाल दी थी। ये अच्छा लग रहा है बेटा। आते आते चल के डाल रहा है। तरीका है। वो खाएगा, ये चीज तो ले लेगा। नानी तो दोस्तों नहीं कर रहे थे तो 600 तो डोसा नहीं खाना तो कोई शेक नहीं होगी। वो क्या है यहाँ पे। इसका मुझे था इंतजार।
Hello everyone. So we'll wait 5 minutes more for people to join, and then we'll start. अब क्या कर रहे हैं पता है? हाँ, वो गार्डन सेशन ही है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी से एक मेरा निवेदन है कि जो भी उस पोजीशन में है कि आप अपनी वीडियो ऑन कर सकते हो, तो यू आर वेलकम। इट विल बी मोर इंटरेक्टिव सेशन विद दैट थिंग। ठीक है। इस सेशन को अपन स्टार्ट करेंगे। बेसिकली इस सेशन में मैं आपको अभी, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल पास है, तो अपन एग्जाम से रिलेटेड ही बात करेंगे। तो अपन डिटेल में ये नहीं जाएंगे कितना क्या करना। अभी एग्जाम तक आपको क्या करना है और एग्जाम में क्या करना है, उन चीज़ों पे थोड़ी सी जो मेरे को लगता है कि ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए और आपके काम आ सकते हैं, आपके मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं, उन बातों पे ही अपन जो है यहाँ पे बात करने वाले हैं। कोई बाकी लोग भी वॉल्यूम का कोई इशू फेस कर रहे हैं या फिर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को ही आ रहा है? I hope everyone is getting my voice clear. Yes. So अपन स्ट्रक्चरली बात करेंगे इसके रिलेटेड कि अपने को अभी एग्जाम आने तक जो अपने दिन बचे हैं उसमें क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है, एग्जाम में क्या चीजें करनी है और एग्जाम में क्या चीजें नहीं करनी है, विच विल इंप्रूव योर मार्क्स, उसकी बात करेंगे। उसके बाद एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस, तो आप मेरे को पूछ सकते हो अपना हैंड जो भी ऑन करके, और अपन बात करेंगे। बिल्कुल इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। ठीक है। तो अपन सबसे पहले मैं मेरी तरफ से जो मेरे कुछ इनपुट्स हैं वो मैं आपसे साझा कर लेता हूँ और फिर आप मेरे से जो क्वेश्चन पूछना चाहो वो पूछ सकते हो। तो सबसे पहले अब बात आती है कि जब एग्जाम होंगे, ठीक है, तो एग्जाम होने तक अभी जो डेज बचे हैं उनको कैसे यूटिलाइज किया जाए, उनको कैसे बेस्ट यूटिलाइज किया जाए। तो देखो, जिन भी लोगों का ग्रुप 1 है या फिर बोथ ग्रुप है, तो उनके लिए तो 2 तारीख से ही एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आई वुड रिकमेंड देम कि 27 या 28 तारीख से आप अपना एफआर स्टार्ट कर लीजिएगा, उससे ज्यादा लेट मत होइएगा, क्योंकि पहला पेपर है, उसमें 5 से 6 दिन दोगे तो उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उससे आपका जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा अगर आपका पहला एग्जाम अच्छा जाता है। उसके बाद अगर आपका ग्रुप सेकंड है तो आपके एग्जाम्स डेफिनेटली 8 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। तो ऐसे केस में आप 3 तारीख से डीटी स्टार्ट कर सकते हो, तो 5-5.5 दिन का टाइम मिल जाएगा डीटी के लिए। उससे पहले 5-6 दिन आप आईडीटी के लिए दे सकते हो। बेसिकली 28-29 तारीख से आप जो है आईडीटी स्टार्ट कर सकते हो। और उससे पहले अभी आपके पास 2 या 3 दिन है, तो उसके अंदर आप आईबीएस के लिए काम कर सकते हो, क्योंकि आईबीएस इज टफ एग्जाम, ठीक है, जिसको आपको हैंडल करने का तरीका आना चाहिए। तो उसके लिए भी मैं कुछ पॉइंटर्स यहाँ पे आज की सेशन में बताने वाला हूँ जो आपको ध्यान रखने चाहिए। उसके अलावा अगर आपका कोई डीटी आईडीटी का कोई टॉपिक आपको लगता है कि वीक है, तो वो भी आप कर सकते हो इन 2-3 दिन के अंदर।
तो आपको अभी 3 तारीख से तो आपको डीटी स्टार्ट कर देना और उससे पहले 28-29 तारीख से आपको आईडीटी स्टार्ट कर देना। ये बेसिकली अपना जो है फ्रेमवर्क रहना चाहिए अभी के जो 7-8-9 दिन आपके पास बाकी है एग्जाम से पहले, अगर आप सेकंड ग्रुप दे रहे हो। उसके बाद जब अब एग्जाम तक आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, देखो कुछ बच्चे होंगे जो अभी तक आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया होगा और अब आप मॉक टेस्ट देने लग रहे होगे, तो मैं आपको बता दूं अभी आपको बिल्कुल भी मॉक टेस्ट नहीं देना है। यू हैव टू प्रिपेयर, बस अभी आपको कोई टेस्ट नहीं देना है। अब आप छोड़ दो, जो भी आपने टेस्ट दे दिया है अच्छी बात है, नहीं दिया है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मॉक टेस्ट छोड़ दो, अभी आपको मॉक टेस्ट नहीं देने हैं, ठीक है। ना ही अभी आपके पास इंप्रूव करने के लिए टाइम है और ना ही आप उससे अगर मान लो कल को मार्क्स कम आ गए तो आपका फिर कॉन्फिडेंस लो हो सकता है, तो आपको मॉक टेस्ट अभी देने ही नहीं है, ठीक है। उसके अलावा कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट पे आप मटेरियल चेंज कर लेते हो। कोई मटेरियल चेंज नहीं करना है, जिस भी टीचर का जो भी मटेरियल आप अभी रेफर कर रहे हो आने वाले दिनों में कुछ भी चेंज नहीं करना है एग्जाम तक। उसके अलावा जो भी आपने टॉपिक अभी तक रिवाइज किए हैं आप उन्हीं टॉपिक को वापस रिवाइज करोगे, कोई नया टॉपिक नहीं छेड़ना। अगर आपने पहले सेकंड रिवीजन में आपने अगर कोई टॉपिक छोड़ दिया है तो लेट इट बी, छोड़ दो उसको। अगर आप अभी पढ़ भी लोगे तो कुछ उससे फायदा नहीं मिलेगा, उस पर जो टाइम वेस्ट करोगे वो अलग। तो अभी आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं करना है, नया कंटेंट रेफर नहीं करना है, मॉक टेस्ट नहीं देने, ये बातें आपको बिल्कुल गांठ बांध लेनी है, ये चीजें आपको होनी ही नहीं है, करनी नहीं है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अभी अपन कॉन्फिडेंस लो कर लेते हैं, अपन ने बहुत तैयारी करी है, ठीक है, 3 महीने हो गए हैं, 2 महीने हो गए, किसी को 6 महीने हो गए तैयारी करते हुए। अब इस लास्ट मोमेंट पे अगर अपन कॉन्फिडेंस गिरा लेंगे, अपन किसी से कंपेयर कर लेंगे, अपन सोशल मीडिया पे किसी से डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उन सब चीजों से अगर अपना कॉन्फिडेंस लो कर लेंगे कंपैरिजन में किसी भी रीजन में से, तो वो जो है आपकी सारी 2-4-6 महीने की जो मेहनत है ना उसको वेस्ट कर सकता है। सो किसी से डिस्कशन मत करो, आप अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दो, जितना टाइम है आपके पास, जैसा आपने प्लान किया है, आपका प्लान बेस्ट है ये समझ लो, ठीक है, और आपकी तैयारी बेस्ट हुई है, इस बात को समझ के ही आपको तैयारी करनी है। और एग्जाम में जाओगे ना तो ये मान के चलना कि बाकी सब फेल होने वाले हैं, अगर आज एक भी बंदा पास होगा अगर एग्जाम में तो वो मैं ही पास होऊंगा, इस तरीके का कॉन्फिडेंस आपको लेकर के जाना है, तब जाकर के एग्जाम में आप जो है बेस्ट दे पाओगे, ठीक है। ये बातें कुछ ध्यान रखनी है। स्पेसिफिकली ये है कि आप कोई भी टॉपिक नया टॉपिक मत करना, क्योंकि कुछ लोग नए टॉपिक करते हैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, वो बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। उसके अलावा अब मैं बात करूं आईबीएस की, क्योंकि आईबीएस जो है ना काफी लोगों को परेशान कर रहा है, तो इसके लिए थोड़ी सी कुछ खास बातें हैं जो ध्यान रख लेना। जो भी कंटेंट आप फैकल्टीज का यूज कर रहे हो ना, जिस भी फैकल्टी का आप कंटेंट यूज कर रहे हो जिस भी सब्जेक्ट के लिए, आपको वही कंटेंट लेकर के जाना है। कोई आपको ऐसा नहीं कि स्टडी मैट मैंने तो पढ़ी नहीं है और आप उठा करके मैं स्टडी मैट ले जाऊं, वो आपके काम में नहीं आएगी, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता आपके पास कि आईबीएस में आप एक एक चीजें नई बुक से छांटो, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। फैकल्टी की बुक कैसी भी है जैसी भी है वही लेकर के जानी है, क्योंकि उसी को आपने रेफर किया वही आप रेफर करोगे। अब भी अगर मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है जैसे एससीएमपी हो गया, लॉ हो गया, इसमें आपने कोई फैकल्टी की बुक रेफर नहीं करी है तो उसके लिए आप स्टडी मैट लेकर के जाना चाहो तो आप लेकर के जा सकते हो। दूसरा, हमने अभी एनालिसिस किया पिछले 2-3 साल का, तो अगर आप देखोगे ना तो 100 मार्क्स में से 120 मार्क्स में से 40-50 मार्क्स का पेपर जो है ऑडिट, लॉ, एससीएमपी से आ रहा है, ठीक है। तो ये जो 3 सब्जेक्ट है ना ये बहुत आसान है इन टर्म्स ऑफ आईबीएस के लिए, क्योंकि इसमें जो कंटेंट आपको ढूंढना है ना वो बहुत ईजी है। अगर आपको कोई बोले कि एएफएम का क्वेश्चन दे दिया, एफआर का क्वेश्चन दे दिया, वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन दीज सब्जेक्ट्स आईबीए, ये जो एएफ ऑडिट हो गया, लॉ हो गया, एससीएमपी, इसमें आपको फाइंड आउट करना बहुत ईजी है अगर आप एक बार भी उसकी बुक्स को आपने रेफर किया है तो ये जो है 3 सब्जेक्ट, इसको आपको शॉर्ट अच्छे से करना है, ठीक है। लास्ट के जो मैं 1.5 डेज में आपको रिकमेंड करूंगा कि क्या पढ़ना है, वो भी मैं इसी बेसिस पे रिकमेंड करूंगा कि आपको जो एफआर, एएफएम, डीटी, आईडीटी तो आपके ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होंगे जिसने फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप बोथ दिए हैं, ठीक है, या जो कोई सेकंड ग्रुप भी दे रहा होगा, फर्स्ट ग्रुप ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा, तो उसका ये 4 सब्जेक्ट तो उसके अच्छे से स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन जो लॉ और एससीएमपी है ना, वहां से जब आपको नया पेपर दिख जाता है तो आप वहीं पे कॉन्फिडेंस खो देते हो और आपका जो है पेपर खराब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो लास्ट के 1.5 डेज होंगे उसके अंदर आपको एससीएमपी और लॉ की तैयारी करनी है, ठीक है। वैसे भी आप लास्ट के 1.5 डेज में नॉर्मली क्या बच्चे टाइम पास करते हैं, तो टाइम पास करने से अच्छा ये 2 नए सब्जेक्ट हैं, उनको आप थोड़ा सा पढ़ लेना अच्छे से आईबीएस के पर्पज से, एटलीस्ट उनकी बुक्स देख लेना, टॉपिक कहाँ पे क्या है वो आप कर लेना। अगर मान लीजिए आप सिर्फ सेकंड ग्रुप दे रहे हो, अगर आप सिर्फ सेकंड ग्रुप दे रहे हो तो आपकी डीटी, आईडीटी की तो तैयारी अच्छी होगी, ठीक है। ऑडिट, लॉ, एससीएमपी में आपको आंसर ढूंढना आसान है, तो आप क्या कर सकते हो, एफआर, एएफएम में से
कुछ रिपीटेड टॉपिक आते हैं। तो आईबीएस की हमने एक स्ट्रेटजी वीडियो डाल रखी है अतुल सर ने, उसके अंदर कुछ रिपीटेड टॉपिक्स बोल रखे हैं जिसमें से कंटेंट आता है। तो वो एफआर और एएफएम के जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को आप रेफर कर सकते हो। अगर आप क्या दे रहे हो, सिर्फ सेकंड ग्रुप दे रहे हो, क्योंकि उसके लिए आपको एफआर और एएफएम का जो है वो भी सपोर्ट लगेगा आईबीएस को पास करने के लिए। तो आईबीएस के लिए जो पढ़ने की बात है बिफोर एग्जाम जो 1.5 डेज मिलेगा उसके अंदर आपको यही रेफर करना है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं करना। थोड़ा बहुत अगर आप अपने इंडेक्सेस वगैरह आपने नए रेफर किए हैं तो इंडेक्सेस को गो थ्रू करना। ऐसा नहीं हो कि एग्जाम में जाएं और पहली बार इंडेक्सेस देखें, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में आईबीएस के लिए स्पेसिफिकली क्या होता है, स्टार्टिंग के 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम होता है उसके अंदर केस स्टडी पढ़ने लग जाते हैं बच्चे। तो केस स्टडी पढ़ने का टाइम नहीं होता, आप एक या दो केस स्टडी पढ़ते हो, इतने 15 मिनट का टाइम आपका एंड हो जाता है। और आप 15 मिनट का टाइम जो होता है ना, उसमें हमारा मेन पर्पस होता है ये आइडेंटिफाई करना कि उन 5 आईबीएस के केस स्टडी में से कौन सी 4 केस स्टडी मेरे को करनी है। तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करो, केस स्टडी मत पढ़ो, डायरेक्टली उसके जो क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, उनको पढ़ लो। उससे आपको फेयर आइडिया लग जाएगा कि इस केस स्टडी में कौन से टॉपिक से पूछा है और आपको वो टॉपिक्स आते हैं नहीं आते हैं। उस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई मेरे को इसमें से कौन सी 4 केस स्टडी करनी है, कौन सी एक केस स्टडी नहीं करनी है, वो आप डिसाइड कर पाओगे। अगर केस स्टडी पढ़ने लग जाओगे तो एक या दो केस स्टडी पढ़ पाओगे 15 मिनट में, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, वो चीज आपको नहीं करनी है। दूसरा, जब एग्जाम करते टाइम आपका टाइम कहाँ पे वेस्ट होता है, अपन क्या करते हैं एमसीक्यू अलग करने लग जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव अलग करने लग जाते हैं। पहले मैं सारे एमसीक्यू कर लेता हूँ, फिर डिस्क्रिप्टिव कर लेता हूँ, पहले डिस्क्रिप्टिव कर लेता हूँ, फिर एमसीक्यू कर लेता हूँ। इसमें क्या केस स्टडी आपको दो बार पढ़नी पड़ती है। तो ये आपको नहीं करना। जब कोई केस स्टडी उठा ली तो उस केस स्टडी के एमसीक्यू भी तभी निपटा दो और उसके डिस्क्रिप्टिव भी तभी निपटा दो, ताकि आपको केस स्टडी एक ही बार पढ़नी पड़े और उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, आंसर दोनों कर सकते हो, एमसीक्यू भी डिस्क्रिप्टिव भी। तो उससे आपका जो है टाइम बचेगा। बाकी तो देखो स्पीड आपको आईबीएस में बना करके चलनी होगी। आईबीएस में थोड़ा सा लेंथी पेपर आता है तो उस केस में आपको स्पीड जो है वो पहले से मेंटेन करके चलनी है। और पेपर में और भी आपको कौन सी बातें ध्यान में रखनी है लास्ट के 3 आवर्स में या 15 मिनट्स में, उस पर भी अपन बात करेंगे। ये आईबीएस स्पेसिफिक पॉइंट था तो मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो आईबीएस का जो है ये बातें ध्यान रखना बेसिकली। बाकी तो अभी तक आपने जो प्रिपरेशन करी है वो आपको सपोर्ट करेगा। उसके बाद अब नॉर्मल एग्जाम है, आईबीएस नहीं है, नॉर्मल एग्जाम है, तो उस केस में 15 मिनट का टाइम कैसे यूटिलाइज करना है। देखो इसमें क्या करते थे अपन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन वगैरह पढ़ के और उससे आइडेंटिफिकेशन कर लेते थे कि कौन सी केस स्टडी करनी, कौन सी स्टडी नहीं करनी है। लेकिन अगर बाकी क्वेश्चंस हैं तो उसके अंदर क्या करना है, बाकी सब्जेक्ट्स हैं तो उसके अंदर 15 मिनट के अंदर आपको सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो है पढ़ने हैं। एमसीक्यूज तो आपको वैसे भी मिलते नहीं है, तो सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पढ़ने, उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि आपको इन 6 क्वेश्चन में से कौन से 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से आते हैं, कॉपी पेस्ट है, आपने पहले देखे हुए हैं, आपको बहुत अच्छा उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है। उसको आप लॉ टू मतलब इजी टू हार्ड के सीक्वेंस में लगा लोगे। सबसे पहले आपको जो सबसे ज्यादा इजी लग रहा है वो क्वेश्चन आप करोगे और उसके बाद आप बाकी करोगे। तो 15 मिनट के अंदर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इन 3-4 क्वेश्चंस को मैं सबसे पहले हैंडल करूंगा, और हैंडल करूंगा तो मेरे दिमाग में एक पैटर्न बन जाना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा। तो वो पैटर्न आपके दिमाग में बना रहेगा। जैसे ही आपको एग्जाम की आंसर मिलेगी लिखने के लिए शीट, उसके ऊपर आप फटाफट जो है उसको स्टार्ट कर दोगे। टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा, आपका 15 मिनट का बेटर यूटिलाइजेशन होगा। यही 15 मिनट का काम होता है और 15 मिनट में आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन पढ़ने और आइडेंटिफाई करना आपके लिए कौन से इजी हैं, आपके लिए कौन से टफ क्वेश्चन है, वो आइडेंटिफिकेशन करना है। उसके बाद अब जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 आवर्स जो पेपर अटेम्प्ट करना होता है, उसके केस में क्या ध्यान रखना है। देखो डीटी एंड आईडीटी में स्पेसिफिकली ध्यान रखना, और एफआर में भी ऐसा होता है। जो पहला क्वेश्चन होता है ना, वो जनरली नया क्वेश्चन होता है, नए एडजस्टमेंट्स होते हैं। आपको लगेगा कि यार कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, लेकिन उसके अंदर एक आध एडजस्टमेंट को क्या कर देंगे, इधर उधर कर देंगे, जिससे कि आपका पूरा क्वेश्चन गलत होने का चांस रहता है। जनरली जो देखा गया है टॉपर्स के भी 14 मार्क्स के क्वेश्चन में से 10 मार्क्स, 6 मार्क्स, 5 मार्क्स इस तरीके से आते हैं। तो अपन को क्या करना है, स्टार्टिंग में वो फर्स्ट क्वेश्चन नहीं उठाना, क्योंकि जब हमें पता है कि यार इसमें चांसेस मार्क्स आने के कम है तो इसको अपन लास्ट में करेंगे, इसको पहले नहीं उठाना है फर्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, वो तो वैसे भी कंपलसरी है, करना ही है, एंड में कर लेंगे। तो बाकी जो आपने 3-4 क्वेश्चन आइडेंटिफाई करे हैं जो आपको लगता है सबसे इजी, ठीक है, उनमें से आपके जो 3 क्वेश्चन है वो आपके पहले 1 आवर 20 मिनट्स में हो जाने चाहिए। इतना ही टाइम लगेगा, 1 आवर 20 मिनट्स के अंदर आपके जो आपको 3 क्वेश्चन आते हैं वो लगेंगे 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, इसके अंदर आपका ये हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट 40 to 50 मिनट्स में आप एमसीक्यू का पोर्शन पूरा सॉल्व करोगे। एमसीक्यू ना तो आपको स्टार्ट में उठाने हैं, ना ही आपको एंड में उठाने हैं। स्टार्ट में करने जाओगे तो कहीं एमसीक्यू टफ आ गया तो डिस्क्रिप्टिव में आपको क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव में आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। अगर
एमसीक्यू लास्ट में करोगे तो हड़बड़ी में एमसीक्यू गलत होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए एमसीक्यू को अपन बीच में करते हैं। पहले 3 अच्छे इजी क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, और उसके बाद अपन एमसीक्यू करते हैं। एमसीक्यू कर लिया, 2 घंटे हो गए, उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है उसमें 40-50 मिनट्स में अपने अभी आ रही है आपको आवाज? हाँ सर। यस। सो मैं बोल रहा था कि आपका 3 घंटे का इस तरीके का यूटिलाइजेशन रहेगा। उसके बाद आपका क्या होता है, कई बार अपन बीच में एग्जाम छोड़ करके और निकलने का कोशिश करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर मान लो 2 घंटे 40 मिनट में, 2 घंटे 45 मिनट में अगर पेपर हो भी जाता है तो यूज दैट 15 मिनट्स बिकॉज दोज आर प्रीशियस टाइम, ठीक है, उसको आप यूज करके और अच्छे से आपको रीचेक करना है। कोई क्वेश्चन छूट गया है, मान लो कोई क्वेश्चन नहीं भी आता था, उसमें भी कुछ ना कुछ लिख के आ जाओ। लास्ट के 10-15 मिनट जो है वो बहुत ही प्रीशियस होते हैं, अच्छे से करके आना है। जल्दबाजी में आपको एग्जाम में छोड़ के नहीं आना है। एमसीक्यूज का ध्यान रखना, एमसीक्यूज में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो एमसीक्यूज आपको सारे के सारे जो है आपको सॉल्व करके ही आने हैं, ठीक है, कोई भी छोड़ के नहीं आना। अच्छा, उसके बाद प्रेजेंटेशन पे अपन आ जाते हैं। पेपर को अटेम्प्ट करना है तो उसमें क्या स्ट्रेटजी अपनी रहनी चाहिए कि किस तरीके से अपन पेपर को पूरा कर सकते हैं, इफेक्टिवली अच्छा कर सकते हैं, मार्क्स ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। देखो, पहली बात, कई बार अपने को पेपर टफ लगने लगता है तो वी लूज द कॉन्फिडेंस एंड अपने को लगता है कि यार कुछ नहीं होगा, अपन अब हो ही नहीं पाएगा। जनरली होता क्या है, स्टार्टिंग के क्वेश्चन कई बार अपने को टफ लगते हैं, ठीक है, लेकिन वो टफ होते नहीं है। तो आपको उन चीजों को क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। कि टफ लग रहा है ना अगर 1-2 क्वेश्चन, तो आगे जाओ, आगे के क्वेश्चन देखो, वो आसान मिलेंगे। कितना भी टफ एग्जाम आ जाए उसमें से 60 मार्क्स का जो एग्जाम ऐसा होगा जो आपका देखा हुआ होगा, इजी होगा। तो ट्राई टू फाइंड आउट दो 60 मार्क्स विच आर योर्स, ठीक है। तो वो 60 मार्क्स ढूंढ लो और उस पे ऊपर पूरा फोकस करो। आपका पेपर जो बाकी के 40 नंबर है ना वो भी अच्छे चले जाएंगे। अब कई बार क्या होता है, पेपर आसान आ जाता है तो वी गेट ओवर कॉन्फिडेंट कि भाई ये तो आता है, ये तो देखा हुआ क्वेश्चन है, इसको तो कर लेंगे। उसमें कई बार क्या होता है, कुछ ना कुछ फिरकी डाली होती है आईसीआई ने, मान लीजिए कोई एडजस्टमेंट चेंज कर दिया, या मान लीजिए कोई आपसे सिली मिस्टेक्स होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं क्योंकि देखा हुआ है सर, ये तो मतलब हम आसानी से कर लेंगे। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। ना ही आसान पेपर देख के ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना है, ना ही टफ पेपर देख के अंडर कॉन्फिडेंट होना है। आपको अपना प्रिपरेशन पे पूरा कॉन्फिडेंस रखना है कि यार मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया, आई कैन हैंडल दैट पेपर, तो आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। एमसीक्यू सारे सॉल्व करने हैं। उसके अलावा अब 2 तरीके के बच्चे होते हैं। एक के क्या होता है कि मान लो आप 100 मार्क्स के पीछे भागते हो, ठीक है, लेकिन उसके दौरान क्या होता है, आपको उस 100 मार्क्स के पेपर में से 70-80 मार्क्स का पेपर होता है जो आपको बहुत अच्छे से आता है। लेकिन जब आप उस 100 मार्क्स के पीछे भागते हो तो वो 70-80 मार्क्स का जो पेपर होता है उसके ऊपर आप अपना अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते, तो उसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो। तो जो 70-80 मार्क्स में आपके शॉर्ट शॉर्ट मार्क्स थे वो आपके जाने लग जाते क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया, कोई सिली मिस्टेक हो गया, कम टाइम लगाया। तो जब आपको लगे कि यार मेरे को 100 नंबर का पेपर नहीं आता, मेरे को 80 या 90 नंबर का ही पेपर आता है, तो आप ये मान के चलो आपके लिए 80 या 90 नंबर का ही पेपर है, इसको सॉल्व करना है। इसमें अपने को जल्दबाजी नहीं करनी, इसको बहुत अच्छे से करना है। लास्ट में अगर टाइम बचेगा तो बाकी पार्ट भी कर लेंगे 10-20 मार्क्स का, लेकिन ऐसा नहीं हो कि हम वो 10-20 मार्क्स का जो पार्ट है जो हमें आता ही नहीं है उसके पीछे हमें जो 70-80 मार्क्स का पेपर आता है उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज कर लें। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फोमो में नहीं आना कि अरे उसका तो 100 का हो जाएगा, मेरा 80 का ही हो जाएगा। लोगों के 100 मार्क्स के अटेम्प्ट करके भी 30-40 मार्क्स आते हैं, कुछ लोग 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करके भी 60-70 ले आते हैं। तो आपको चूज करना है कि आपको किस क्वालिटी के साथ पेपर को अटेम्प्ट करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। स्पीड आपको पहले क्वेश्चन से मेंटेन करनी है, प्रोफेशनल एग्जाम है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपको कम टाइम में कंप्लीट होने वाला पेपर दे दिया जाए। 3 घंटे का पेपर है तो ऐसा होगा कि जो 3.25 घंटे में कंप्लीट हो, 3.5 घंटे में हो। तो उसको हमेशा स्पीड अगर पहले से बना के चलोगे तभी कंप्लीट होगा। कहीं आप बीच में अटक जाते हो किसी सॉल्यूशन में, लगता है कि यार अब आगे समझ नहीं आ रहा, या मान लीजिए उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे, वो आते हैं आपको, तो ऐसे केस में उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ो। 1-2-3 पेज जो भी आपको लगता है एक्सपेक्टेड जितना भी स्पेस लगेगा उतना छोड़ा और आगे बढ़ गए और अपना आगे का सॉल्व किया। क्योंकि होता क्या है कि कॉपी अपने घर से नहीं जा रही है, आईसीआई ने उतनी कॉपीज मेंटेन करी होती हैं। आपको ये नहीं सोचना कि भाई मेरे को देना पड़ेगा, फिर कुछ नहीं देना आपको, तो कॉपी यूज करो ना, कोई बिंदास यूज करो आप कॉपी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं कॉपी ले लूंगा तो वो क्या सोचेगा, ये सब चीजें मत दिमाग में लाना। कॉपी आपको चाहिए लो, आपको कहीं स्पेस छोड़ना है छोड़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली।
उसके बाद हमेशा क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना है, उसमें आप गलती नहीं करोगे, आंसर आपको हमेशा आएगा अगर आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे। नहीं आता होगा तो भी आप कुछ कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आप एस्टिमेट लगा लोगे, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया तो आते हुए क्वेश्चंस को भी आप गलत कराओगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से रीड करना है। उसके बाद जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उसके एडजस्टमेंट्स में नोट वगैरह देने होते हैं, ये अपन जो बेसिक चीजें अपन क्लासेस के दौरान भी समझते हैं, ये चीजें तो अपने को इंश्योर करनी है, ठीक है। कई बार क्या लगता है कि सर क्वेश्चन तो पूरा करेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, बैलेंस शीट मैच नहीं हुई तो सर पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, अब क्या मैं पेपर छोड़ के चला जाऊं, वैसे भी मैच तो हो नहीं रही है, मार्क्स तो आने नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, स्टेप मार्किंग होती है, चाहे मार्केट में कुछ भी चल रहा हो, वो सारी चीजों को अवॉइड करके आपको ये देखना है कि भैया जितना आप पेपर करोगे उसके मार्क्स मिलेंगे। जो भी क्वेश्चन में आपने जितने भी वर्किंग नोट बनाए हैं, कुछ भी कैलकुलेशन किया है, उसका अगर मार्क्स एलोकेटेड है तो आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि फाइनल आंसर नहीं आया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जस्ट डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस ऑन दैट थिंग कि भाई मेरा तो फाइनल आंसर मैच नहीं हुआ तो अब तो क्या कुछ होने नहीं वाला। तो ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है बैलेंस शीट मैच ना हो 15 में से फिर भी आपको 12-13 मार्क्स मिल जाए, तो ऐसी चीज है, तो उसको आपको बना के रखना है। प्रेजेंटेशन वाइज क्या होता है, अपन कॉपी के चक्कर में नहीं पढ़ना, नई कॉपी मिल जाएगी तो एवरी टाइम आपको नए पेज से स्टार्ट करना है क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्या करना है, पेज के साइड में नहीं लिखना है क्वेश्चन नंबर, पेज के बीचों बीच आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है। कई लोग क्वेश्चन नंबर में गलती कर देते हैं सर, 4B 4C की जगह 4B 4-5B कर देते हैं, तो वो सर एग्जामिनर के ऊपर होता है कि वो आपको मार्क्स देगा कि नहीं देगा। और ये मान के चलो कि 95% चांसेस है कि अगर आपने क्वेश्चन का सीक्वेंस गलत डाल दिया तो वो आपको मार्क्स नहीं देगा। बड़ी ध्यान से क्वेश्चन को जब आप आंसर करने वाले हो तो उसको देख लो कि यार मैं सही मार्क कर रहा हूँ ना क्वेश्चन का जो नंबर है, क्योंकि सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी अगर आपने उसका नंबर ही गलत डाल दिया। तो उस चीज पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके बाद कोई फॉर्मेट वगैरह ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, अपने साथ कोई स्केल वगैरह ये सब चीजें रखने की जरूरत नहीं है, कोई आपको वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना इन सब चीजों पे। डायरेक्टली हाथ से लाइन खींचो, कॉलम बनाओ, बात खत्म, टाइम अपने को वेस्ट नहीं करना है। कोई सेक्शन नंबर्स वगैरह मेंशन नहीं करने हो तो उन सब चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना। कंजेस्टेड सॉल्यूशन मत करना, आपके पास खुला टाइम रहेगा, खुला स्पेस रहेगा, वहां पे आराम से खुला खुला लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। सामने वाले एग्जामिनर को ये समझो कि अगर मैं एग्जामिनर होता, मेरे पास कॉपी आती तो मेरे लिए कॉपी चेक करना कैसे आसान हो सकता है, उस तरीके की प्रेजेंटेशन आपको करनी है। अगर आप चीजों को हाईलाइट करोगे, खुला खुला लिखोगे, सामने वाले को दिखेंगे आपके वर्ड्स आपकी कॉपी से बोलने चाहिए कि ये बोलना चाह रहा है, तो उतने ही बेटर मार्क्स आपको मिलेंगे। तो वो चीज आपको इंश्योर करनी है। सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए ऑलवेज यूज द कैलकुलेटर, डोंट गेट कॉन्फिडेंट ऑन योर मैथ्स, ठीक है, कि मैं 2+2 अगर मेरे को पता है कि 4 होता है फिर भी आप कैलकुलेटर पे करके देख लेना सर, कई बार कुछ ना कुछ आप गलती कर सकते हो। ये एग्जाम प्रेशर ही ऐसा होता है कि आप वहां पे कुछ ना कुछ गलती करने के चांसेस जो है रहते हैं। इन सारी बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, पढ़ाई तो अब आपने कर ली, उसके बाद तो अभी आपके पास ये नहीं है कि आप और पढ़ाई कर पाओगे, जो पढ़ा है वही पढ़ोगे, ठीक है, उससे एक्स्ट्रा तो कुछ पढ़ नहीं पाओगे। तो बात सिर्फ इतनी सी कि आप कॉन्फिडेंट कितने हो, ठीक है, आपको खुद की पढ़ाई पर भरोसा कितना है, वही आपके अल्टीमेटली काम आएगा एग्जाम के अंदर। एग्जाम बहुत बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होता है, लेकिन फाइनली पासिंग परसेंटेज उतना नहीं होता, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें मैटर करती है कि आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट किया, पेपर को कैसे हैंडल किया, हाउ मच कॉन्फिडेंट यू वर इन दैट एग्जाम, ठीक है, आपको कितना भरोसा था अपनी प्रिपरेशन पे, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। जब एग्जाम देने जाओगे चीजों को आपको साथ में लेकर के जाना है, भूलना नहीं है, कुछ पेन पेंसिल जो भी आप स्टेशनरी वगैरह लेके जाते हो, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट, कॉपी में आप किसी भी प्रकार का कुछ भी ऐसा एरा गैरा मत लिखाना जिसकी वजह से आपका रिजल्ट ना आए, ठीक है, कोई भगवान का नाम या किसी भी प्रकार से कोई भी ये चीजें मेंशन मत कर देना, उसकी वजह से फिर बाद में हमें मैसेज आते हैं बच्चों के साथ कि हमने लिख दिया था अब क्या करें, तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा, एग्जामिनर रिपोर्ट कर देगा और आपका रिजल्ट विदाउट हो सकता है, ये सारी चीजें मत करना, ठीक है। तो मेरी तरफ से ये जो मैंने आपको मेरी तरफ से मुझे लग रहे थे कि जो पॉइंट आपके लिए काम के हो सकता है मैंने बताए। अब जो भी आप में से कोई भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, फॉलोअप क्वेश्चन पूछना चाहता है, कोई और क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं, एक्सेप्ट सब्जेक्ट डाउट आप मेरे नंबर पे पूछ सकते हो। यस यस अग्रवाल जी। सर जैसे कि अगर सपोज कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का हम एमसीक्यू अटेम्प्ट करते हैं तो उसका क्या सब्जेक्टिव अटेम्प्ट करना कंपलसरी हो जाता है क्या, या फिर मेरे को एमसीक्यू का मार्क्स नहीं मिलेगा? क्योंकि बहुत आईबीएस सारे की बात फैकल्टी करते का हो राइट? कहना, नहीं सर कोई भी पेपर की जिसमें एमसीक्यू होता है, क्योंकि बहुत सारे फैकल्टी का कहना होता है कि सब्जेक्टिव और एमसीक्यू दोनों अटेम्प्ट करेंगे तभी हमको मार्क्स मिलेगा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप जो अटेम्प्ट करोगे वो आपको मार्क्स मिलेगा।
मतलब ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि सब्जेक्टिव पार्ट का चाहे एक लाइन ही लिखो या कुछ भी लिखो, अगर एमसीक्यू किया तो एमसीक्यू का मार्क्स मिलेगा मेरे को? हाँ हाँ डेफिनेटली, नो डाउट, जो आप पार्ट थैंक यू। करोगे उसका मार्क्स मिलेगा। एक एक करके आप, खुशी शर्मा, यस प्लीज, जस्ट 1 मिनट। मैराथन के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैराथन जो है एफआर और एएफएम का मैराथन आप पुराना यूज कर सकते हो, जो भी आप रेफर करना चाहते हो। और जो डीटी आईडीटी और ऑडिट का मैराथन है वो इस बार एग्जाम से जो एक दिन पहले अपन जिस तरीके से कंडक्ट करते हैं वो कंडक्ट होगा। जस्ट एक दिन पहले जो आपका पहले एग्जाम होता है उसके शाम को जो कंडक्ट होता है मैराथन उस तरीके से कंडक्ट होगा। यस खुशी, पूछिए आपका क्वेश्चन। सर आवाज़ आ रही है मेरी क्लियरली? यस यस क्लियर। गुड इवनिंग सर। तो सर सब्जेक्ट रिलेटेड तो नहीं, थोड़ा जो स्टूडेंट रिलेटेड जो पर्सनल जो थॉट्स है दिमाग में वही है मेरे, तो कि अंदर से ऐसा लग रहा है कि शायद तैयारी सफिशिएंट नहीं है। एफर्ट्स पे तो है कहीं ना कहीं कि एफर्ट्स अच्छे हैं, बट स्टिल एक सेल्फ डाउट है कि पता नहीं होगा क्या होगा, देखो बहुत ज़्यादा है। अपन क्या है कि अपन सीए वाले स्टूडेंट से अपने को कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स में आइडेंटिफाई करना आता है, ठीक है। प्रिपरेशन जो आपने अभी कर ली है वो आपके कंट्रोल में था, जो चला गया। अभी जो आगे के 7 या 8 दिन है वही आपके कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं। आप कुछ भी सोच लो, आपने चाहे कितना भी सोच लो, उससे कुछ भी चेंज नहीं होगा। जो आपने प्रिपेयर किया है वो वही रहने वाला है, ठीक है। और डेफिनेटली आपने अगर मेहनत करी है तो वो कहीं ना कहीं तो आपके पास रहेगा। अब बस ये है कि जितना आपने अभी तक मेहनत की उसको वेस्ट नहीं जाने देना। उसके लिए आपको अगले 7-8 दिन तक जो आपके माइंड को वो स्टेबल रखना पड़ेगा कि यू शुड हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर प्रिपरेशन, कि भाई जितना प्रिपेयर किया है अल्टीमेटली आपको रिजल्ट दे करके जाएगा। वो 7-8 दिन उसको कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी। अगर आपने ये कंटिन्यूटी अभी 7-8 दिन में तोड़ दी, दिस इज द मोस्ट प्रेशियस टाइम। यहाँ पे कंटिन्यूटी तोड़ दी, पीछे का जितना भी मेहनत किया ना वो सब वेस्ट हो जाएगा। एंड कोई भी नहीं चाहता कि मेरी करी हुई सारी मेहनत वेस्ट हो जाए। सो कंटिन्यू विद दैट फ्लो, ठीक है। फ्लो रखो, कोई रिजल्ट की चिंता मत करो, वो आना ही है, ठीक है। बस आपने जो किया है वो अच्छा ही किया होगा। फुल फ्लैश तो सर सेकंड रिवीजन चल रहा है, मतलब इट्स लाइक ऑल कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ में मिस कर रही हूँ। क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने जीएसटी के भी सारे हाथ से सॉल्व किए हैं। एक मॉक भी दिया था, मॉक में आई डिडंट मेक इट, पास नहीं हो पाई, बट स्टिल आई गेट टू नो माय मिस्टेक। एंड उसके बाद भी एग्जाम से पहले भी एक रिवीजन, इस टाइप देखो से चल रहा है। करने वाला 2 या 1 रिवीजन में भी कर लेता है, ठीक है। आपके उसमें कितनी क्वालिटी से आपने रिवीजन किया उसमें मैटर करता है। कुछ लोग 4-5 रिवीजन भी कर लेते हैं, नहीं हो पाता है तो यू हैव टू मतलब यू हैव टू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ मैंने 2 रिवीजन किया है तो अच्छे से किए हैं। बस उतना होगा तो होगा, आराम से बिल्कुल बिंदास होगा। रिगार्डिंग सर आईबीएस भी एक चीज़ है। मुझे जैन 26 के बाद काफ़ी स्टूडेंट्स की से जब मेरी बात हुई जिनका नहीं पास हुआ, तो उन्होंने सर 2 चीज़ों के बारे में बताया। पहली बात तो ये कि इवन तो उन्होंने ग्रुप 1 के 3 से 4 अटेम्प्ट दिए थे एंड दे वर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द फैक्ट कि हम ग्रुप 1 लिख पाएंगे, क्योंकि हमने बहुत बार उसको लिखा है, करा है, बट दे वर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम ग्रुप 1। सिंपल से सिंपल भी क्वेश्चन वो नहीं सॉल्व कर पा रहे थे। एंड सेकंड थिंग ये कि even after studying the indexes for like 7 to 8 times, मतलब 10 बार भी उन्होंने इंडेक्स पढ़ा, still they were not like able to identify the topics of cost and law as well। जैसे कि आपने बोला कि 1.5 दिन में टाइम पास नहीं करना, टॉपिक्स बहुत अच्छे से वो करने, बट स्टिल उनको नहीं मिल पा रहे थे। तो सर मतलब ये सब बातें सुन के लग रहा है कि कैसे ही आईबीएस हो पाएगा। देखो मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बोला था, कंपैरिजन में मत जाना। आपको नहीं पता उन लोगों ने कैसे प्रिपेयर किया था, ठीक है। आपको नहीं पता उन्होंने कैसे मटेरियल को रेफर किया था, ठीक है। उनको नहीं मिला, हो सकता है उन्होंने प्रिपेयर अच्छे से ना किया हो। आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, ठीक है। एफआर एएफएम जैसे ऐसे सब्जेक्ट है जिनके क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है उन्होंने 2 अटेम्प्ट पहले पेपर दिया हो, ठीक है। उनका अभी रिसेंटली उन्होंने ना पढ़ा हो, ठीक है, उस चीज से ना कर पाए हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि 3 सब्जेक्ट, एएफएम सॉरी ऑडिट, आपका एससीएमपी और लॉ, दीज आर दी 3 सब्जेक्ट जिसके अंदर अगर आपने ढंग से, अगर आपके पास मटेरियल है और आपको खोजना आता है ना, इंडेक्स भी आता है, तो आप इजीली उसको खोज पाओगे। क्योंकि अभी हमने आईबीएस का जो बुक बनाया ना उस दौरान हमने ये, मतलब हम ऐसे नहीं बोलते, मतलब जो आईबीएस का बुक बनाया तब भी हम मतलब उस चीज को देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, क्या वो डायरेक्टली सामने दिख रहे हैं, क्या हमारे जो कॉन्सेप्ट बुक बने हुए हैं या आईसीएस जो स्टूडेंट हम देखते हैं। तो वहां से हमें लग रहा है कि हाँ यार ये तो सामने दिख रहा है। मतलब बच्चे के एंगल से मैं सोचूं अगर कि एससीएमपी तो हमें भी पढ़े हुए 4-5-6 साल हो गए, जब हमने सीए किया था तब पढ़ा था, तो हम देखते हैं यार हाँ मैं खोज पा रहा हूँ, तो हमें लगता है कि हाँ ये मिल सकता है। तो उस अकॉर्डिंग जो ये 3 सब्जेक्ट हैं ये आपको डेफिनेटली अच्छे से मिल जाएंगे। एफआर एएफएम
डेफिनेटली आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो। इसीलिए अगर आपने 5 सब्जेक्ट्स को भी स्ट्रॉन्ग कर लिया, FRAFM थोड़े वीक भी रह गए, उसका भी आपने थोड़ा बहुत भी सॉल्व कर लिया तो भी काम हो जाएगा, इतना है। सर मैंने एक बार बोथ का फॉर्म भरा था एंड उस टाइम पे आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर DT-IDT। उस अटेम्प्ट में आई क्लियर माय फर्स्ट ग्रुप एंड उस अटेम्प्ट में आई स्पेसिफिकली गेव द एग्जाम्स टू टेस्ट द IBS कि बच्चे बहुत ज़्यादा मुश्किल बताते हैं, आई स्कोर्ड 44 विदाउट DT-IDT। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। जब आपने तब 44 स्कोर कर लिया तो अभी आप थोड़ा सा इन 2-3 सब्जेक्टों पे करोगे तो आपका जो है वो बैठ जाएगा बिल्कुल। DT एग्जाम सर आई हैव केप्ट 2 स्पेसिफिक डेज फॉर IBS। Is it okay? And then 1.5 day before exam. I'm on good track. Definitely. Thank you, sir. Anyone else? Anyone else has any question? Please raise your hand or maybe unmute yourself. सर IBS के जो MCQs होते हैं वो थोड़े मैनेजेबल नहीं होते, तो उसको कैसे कर सकते हैं? IBS के MCQs जो आते हैं, ठीक है, देखो MCQs अगेन वही चीज आ जाती है कि आपके सब्जेक्ट कौन से स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। जब आप केस स्टडीज को पढ़ोगे तब आपको MCQs के हिसाब से भी देखना है कि कौन सी केस स्टडीज को करना है। तो जब आप MCQs पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कौन से टॉपिक्स आपने अच्छे से किए हुए हैं, आपको उन्हीं केस स्टडीज को सेलेक्ट करना है, उन्हीं केस स्टडीज को पहले करना है, सो दैट आप उन्हीं ताकि आप MCQs में अच्छा स्कोर करो, पहली बात। दूसरी बात, आपको फाइंड आउट करना है जहां पे आपको आसानी से MCQs मिल पा रहे हैं, हेलो, जहां से आपको आसानी से MCQs मिल पा रहे हैं उन्हीं केस स्टडीज को अटेम्प्ट करो, बाकी को आप अटेम्प्ट मत करो। सिंपल सी बात, मतलब उनको लास्ट प्रायोरिटी रखो आप। ओके सर, थैंक यू सो मच। यस, एनीवन एल्स? खुशबू? हेलो हेलो सर। यस बोलिए। सर मुझे सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछना था, IDT से रिलेटेड ही, मतलब मैं पूछ सकती हूँ? अगर डायरेक्टली डाउट है तो आप मेरे नंबर डाउट नहीं है सर, नंबर भी नहीं है आपका। डाउट ऐसा है ना कि मुझे ना अगेन आप पूछ सकते हो। हेलो, प्रैक्टिकली अलाउड ही नहीं करते हैं, प्रैक्टिकली अलाउ ही नहीं करते हैं एक्चुअली एनिमल्स को डाइसेक्ट करना। सर एक बार सबको म्यूट कर दो, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही है। यस, हेलो हेलो सर। सर सुन पा रहा हूँ, आपका डाउट बोलिए। जी सर, मेरे को ये पूछना था ना कि मैंने IT से आपके क्वेश्चन बैंक से काफी अच्छे से मैं करती हूँ, मतलब मैंने 2 बार ऐसे देखा है, मतलब गैप ले लेके। लेकिन ऐसा होता है ना सर कि मैंने जब लास्ट अटेम्प्ट दिया था ना एग्जाम में, तो मतलब उसमें स्कोर मतलब मार्क्स नहीं आए जब जो एग्जाम में जो मैंने दिया। तो मुझे जानना था कि मैं उसमें अपने मार्क्स कैसे इम्प्रूव करूँ। Specifically to computation of GST liability, right? yes sir, उसमें मतलब मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और ये भी एक है ना सर कि ना अगर जैसे थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन फ्रेम होता है ना तो थोड़ा पैनिक बहुत ज्यादा हो जाता है IDT में। थोड़ा अगर सिमिलर एडजस्टमेंट दिखा हुआ रहता ना तो बेटर रहता है। कि DT-IDT के अंदर जो पहला क्वेश्चन होता है जनरली न्यू होता है, जनरली न्यू एडजस्टमेंट्स होते हैं, एरर प्रोन होता है, जल्दी गलती होने के चांसेस रहते हैं उनके अंदर। पहली बात तो आपको उसको लास्ट में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। दूसरी बात, जो कंप्यूटेशन ऑफ GST लायबिलिटी वाला जो मैंने अभी वीडियो डाला हुआ है, ठीक है, 7-8 घंटे का, उसके अंदर कंप्यूटेशन के रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं अभी तक के, वो सारे कवर्ड हैं। अगर आप उनको अच्छे से कर लोगे, ठीक है, तो अगर कोई पुराना एडजस्टमेंट आएगा तो वो तो अटकेगा नहीं, ठीक है। अगर कोई नया एडजस्टमेंट आ जाता है तो उसके लिए आपका जो आपका ITC तक के चैप्टर है ना, वो आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर वो आपके स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपको कोई नया एडजस्टमेंट भी नहीं अटकेगा। सर लेकिन उसमें कमेंट्स भी कैसा करना रहता है, वो भी थोड़ा मतलब बहुत मैटर करता है ना कि उसमें क्या कमेंट्स लिखो सब। नहीं, और बाकी जो आप नोट्स वगैरह है वो सब चलेगा, लेकिन आपका जो मेन उसका ट्रीटमेंट है वो आपको करना है। फॉर्मेट हमने बताया हुआ है किस तरीके से करना है। अगर कोई भी नया एडजस्टमेंट आ जाता है उसके अंदर आपको वही है कि आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। जो भी आपने ITC तक के चैप्टर के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनको लगा करके आपको अप्लाई करके ही आंसर करना पड़ेगा। नए एडजस्टमेंट्स में आपको अपना कॉन्सेप्ट पे ही कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा।
ओके सर। और सर न्यू क्वेश्चंस जो फ्रेम हो जाते हैं एग्जाम में, जिधर मतलब एकदम कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस को मतलब ऐसा अप्लाई करना पड़ता है कॉन्सेप्ट्स को, उसके लिए देखो जनरली कंप्यूटेशन में जनरली पुरानी एडजस्टमेंट्स ही आती हैं, कोई एक दो एडजस्टमेंट्स होते हैं नहीं, जो नए दूसरे डालते हैं। क्वेश्चंस में, दूसरे दूसरे क्वेश्चन में भी अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा कोई एक या दो क्वेश्चन नए आते हैं, कोई बाकी ज्यादा क्वेश्चन सारे नए नहीं होते, मोस्टली पुराने ही होते हैं, या जो आपके अदर क्वेश्चंस किए होते हैं दो तीन क्वेश्चंस को मिक्स करके उस तरीके का कॉन्सेप्ट होते हैं। जनरली देखा गया है कि कोई ज्यादा नए क्वेश्चन बनाते नहीं है, जनरली होता है कि अपना ध्यान उन्हीं दो तीन क्वेश्चन पे चला जाता है जो नए दिखते हैं अपने को। तो बस अपने को वो अवॉइड करना है, अपने को करना है कि पहले 100 में से मैं वो 70-80 मार्क्स का पेपर देख लूं जो मेरे को अच्छे से आता है, देखा हुआ है, उसके बाद में वो बाकी जो 20-30 मार्क का नया लग रहा है उसके ऊपर जाऊं। ये बस आपको इंश्योर करना। ओके सर। सर आपका नंबर मतलब कहाँ मिलेगा? अगर मैं ऐसा- चैट में डाल दूंगा, आप यहाँ से ले लीजिएगा ना। जी ओके सर, थैंक यू सर। अनुराधा, यस। देखो अभी तक तो ऑफलाइन हम हमारे कोई सेंटर्स वगैरह भी नहीं है और प्लेस भी नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन विल डेफिनेटली लुक इनटू दिस एंड विल टेक फर्दर एनी एक्शन इफ पॉसिबल। ठीक है, यश आप पूछ सकते हो अपना क्वेश्चन। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। बोलिए। सर एक्चुअली ना मेरे को ना ये डाउट था कि सर जब भी मैं मतलब ऐसे कोई दूसरा सब्जेक्ट कर रहा होता हूँ ना सर, तो पर्टिकुलरली ऑडिट का ना मेरे को थॉट प्रोसेस आता है कि मेरे दिमाग से ना कोई चैप्टर ऐसे मैं अपने मतलब इररिलेवेंट, मतलब मैं कोई दूसरा सब्जेक्ट कर रहा हूँ बट वाई सॉल्विंग दैट सब्जेक्ट मेरे को ना ऑडिट का कोई थॉट आता है कि यार उसमें क्या पॉइंटर्स थे, तो आई जस्ट फील लाइक कि मैं ऑडिट भूल जा रहा हूँ। बट जब मैं उसको एक बार देख लेता हूँ तो मेरे को लगता है कि नहीं मेरे को याद है। तो मैंने ये सोचा कि यार मेरे को ना ऑडिट में ना मैं अपना जो लास्ट 5 डेज एफआर है उसमें से सोच रहा हूँ कि 3-3 घंटे रोज ऑडिट को दे दूं। तो मेरा बस ये एक पर्टिकुलर डाउट है कि सर मेरे को ऐसा करना चाहिए कि अगर मैं देखो ऐसा 5 में किया करो, जब तुम्हारे माइंड में कोई ऐसा कुछ पॉइंट आए ना तो तुम क्या हाँ किया जी करो, एक कॉपी रख लो, कॉपी के पीछे लिख लिया करो, ठीक है, कि ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आया। तभी उठा के मत देखो, लास्ट में डे एंड पे देख लो आधा घंटा लेकर के कि यार ये पॉइंट देखा था, ये चीजें हैं क्या नहीं है, बस उतने में तुम्हारा वो डाउट भी सॉल्व हो जाएगा और तुम्हें वो टाइम देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली देखो एफआर पहला पेपर होता है और उसमें आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में हेल्प करता है, तो आपका ध्यान नहीं भटके तो अच्छी बात है। अगर आपको ऐसा है तो आप आधा घंटा डेली बस जो आपके डाउट है वो नोट कर लिए एक जगह पे और बाद में डे एंड पे जाकर के देख लिए, इस तरीके से आप कर सकते हो। हाँ जी बस बस सर यही डाउट था। और सर आपकी रिवीजन वीडियोस देख रहा था मैंने आईडीटी आपसे लिया नहीं था, बट मैंने ना एक्चुअली सारा आईडीटी आपकी रिवीजन वीडियोस से ही कवर कर लिया। तो आई वाज जस्ट फाइंडिंग अ चांस टू थैंक यू। तो सर आपने बहुत अच्छी वीडियोस बनाई है, थैंक यू सो मच। मींस अ लॉट। यस किरण, बोलिए फिर आओ। हेलो। यस हेलो हेलो। हेलो जो भी बोलना चाहे पहले पूछ लो, हाँ पूछ लो। हेलो हाँ जी किरण जी बोलिए। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आपकी आवाज। सर किरण फ्रॉम अहमदाबाद। जो मैंने बोला था कि आफ्टर 12 इयर्स मैंने अगेन स्टडी चालू की और इस बार आपसे बात हुई थी, मेरा सेकंड ग्रुप क्लियर नहीं हुआ। मैंने बोला था मेरी 2 डॉटर्स एंड आई एम अ सिंगल पेरेंट, तो इस बार छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से मे बी मेरा DT-IDT नहीं निकला, अभी मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। तो सर मुझे पूछना यही था कि जैसे कि DT के फर्स्ट मैं IDT का पूछ रही हूँ कि IDT के जो भी क्वेश्चंस हैं हमको जो भी सॉल्व करना है, तो डिजिट हमने लिख दिया, पर प्रोविजंस है वो हर एक क्वेश्चन में लिखना है या कौन से चैप्टर में लिखना है, कौन से चैप्टर में नहीं लिखना? जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर तो आपको वैसे भी थ्योरी लिखनी होती है पूरी, ठीक है, वो तो साइड में हो गए। अब जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जैसे वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है, एग्जम्पशन है, चार्ज है, आपका कंप्यूटेशन है, इन सब में आप क्या करोगे, डायरेक्टली आपको पहले फिगर्स हो गया, जो भी आपने नंबर लिखा फिगर लिखा, और उस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर के जो भी आपका 2 लाइन का सेंटेंस है, आपका 2 लाइन का प्रोविजन है, मान लीजिए एग्जम्पशन है, उसमें मान लिया आपको एग्जाम्प्ट करना है, टैक्सेबल करना है, तो सिंपल लिखना है टैक्सेबल बिकॉज
ये जो अमाउंट है, रिक्वेस्ट, ये जो भी हाँ। आपने चैप्टर्स के नाम बोले, अभी क्या है मैं लाइब्रेरी में और एक्चुअली बाहर डिस्कशन रूम में बैठ के, तो मेरे पास अभी पेन भी मैंने नहीं लिया और जल्दी से मुझे याद आया कि आज मीटिंग है तो बैठ गई। एक अगर हो सकता है तो ऑडियो मैसेज भी ग्रुप में डाल देना, जो चैप्टर्स है मैं उसके डाल दूंगा, रिलेटेड। डोंट वरी, हाँ, मैं डाल तो वो दूंगा, क्या है डोंट कि वरी। याद रहेगा कि इसमें हमें करना है। और एक्चुअली में सिर्फ डीटी में 2 क्या लाइन हुआ, का जो नोट है वो आपको देना है और कुछ भी नहीं करना। ज्यादा लंबे लंबे नोट नहीं देने, जो नॉर्मली क्वेश्चन बैंक में दिए होते हैं ऐसे बहुत लंबे लंबे नोट देता है, उतने लंबे नोट नहीं देने, 2 लाइन के जो नोट है वो आपको देने। और सर एक डीटी का था क्वेश्चन कि डीटी का भी लास्ट टाइम ऐसा हुआ कि सम जो मैंने मतलब कि जो रैंकर उसके कॉपी तक के मैंने मैच किया था, तो मेरा सम राइट है जो भी है एक, पर उसमें क्या था कि जैसे कि लेग्स में उन लोगों ने इवन पर्टिकुलरली क्वेश्चन में भी उन्होंने लेग मतलब लेग्स में दिए थे जो भी है, पूरा उन्होंने डिजिट पूरा नहीं लिखा था, तो उस हिसाब से मैंने सॉल्व किया आंसर, तो पॉइंट में मेरा आंसर आ रहा था, तो पॉइंट की वजह से अपने पीछे का जो होता है वो डिजिट अपने ऐड करके उसमें करते हैं, तो उन लोगों ने पूरा मेरा 5 मार्क का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया। तो ये भी पर्टिकुलर किसमें करना है पूरा, अभी कैसे लिखे? रियलिटी ऐसी है, जिस उसमें लैक्स में दिया था तो आपका लैक्स में ही सॉल्व करना बनता है, ठीक है, तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है, कुछ क्वेश्चंस में बिल्कुल सेम एज इट इज मैच कर रहे होते हैं, हमारे पास कॉपी आती है लेकिन मार्क्स कटे हुए होते हैं। तो देखो वहां पे क्या है, थोड़ा सा चेकिंग का ये आएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव जहाँ पे भी एग्जाम होंगे, डिस्क्रिप्टिव जहाँ पे भी एग्जाम होंगे, देयर विल बी दीज थिंग्स, ठीक है। But ultimately you have to take that margin, 5 to 7 marks का margin, you can not challenge। मतलब उनके पास एक step marking है, step marking में उन्होंने 0 दे दिया, you can not challenge, that's it, that's it the policy। अब पॉलिसी से अब अगर उस पॉलिसी को ध्यान में रखकर अगर हमें ध्यान रखना है, तो आप ये समझो कि 5 से 7 मार्क्स का एक्स्ट्रा जो मार्जिन है वो लेकर के चलो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि लास्ट में टाइम बहुत कम बचता है ना, तो जल्दी में इतना याद भी नहीं आता है कि ये चैप्टर में पर्टिकुलरली हमको पूरा डिजिट में लिखना वो है, और आपकी कई बात बार बिल्कुल ठीक है, और मैं आपको ये भी लेना झूठ नहीं बोलूंगा कि आपने कुछ गलत किया है, मतलब आपको बोलने के लिए मैं बोल सकता हूँ कि ऐसे गलत किया वैसे गलत किया, लेकिन वास्तविकता में वो नहीं है। जिन्होंने सही भी किया वो उनके भी मार्क्स कटते हैं, सो दैट इज दी चेकिंग एरर्स, ठीक है। जिनको थोड़ा सा 5-7% का आपको मार्जिन लेके चलना ही पड़ेगा, वो कहीं पे भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि मान लो किसी क्वेश्चन में आपको हो सकता है ज्यादा मार्क्स भी दे दिया हो, एक आधा मार्क्स, जनरली होता नहीं पर हो सकता है, तो 4-5 मार्क्स का जो आपको मार्जिन है वो लेकर के चलना पड़ेगा इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए। और एक क्वेश्चन था कि सर आईडीटी के लिए कोई केस स्टडी एमसीक्यू के लिए कुछ आने वाला है आपका वीडियो कुछ? नहीं, सीए फाइनल के लिए अभी नहीं आने वाला है ना। ओके सर, थैंक यू सर, राधे राधे। आपने बोला प्रवीण जी आपका डाउट था सर, जैसे अभी यू सेट की आईसीआई के प्रवीण। सजेस्टेड आंसर्स में काफी उन्होंने लंबा चौड़ा बनाकर डाला होता है, या फिर उन्होंने काफी सर्कुलर डाले होते हैं, या फिर बहुत ज्यादा सेक्शंस डाले होते हैं, तो इज इट रिक्वायर्ड बाय अस कि हमें इतनी जरूरत है मतलब वो डालने की? नहीं, जनरली आप देखोगे कोई भी क्वेश्चन में आपको सेक्शन नंबर मेंशन नहीं करना है, ठीक है। मेंशन करते हो दैट इज ऑन योर ओन रिस्क। आईसीआई मेंशन करेगा, उनको तो स्टैंडर्ड आंसर देना होता है, बट उस सेक्शन नंबर के ऊपर मार्क्स नहीं होते, ठीक है। सो आप नहीं लिखोगे तो बिंदास चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़े बड़े लिख के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखो आप ये समझो कि वो एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, तो आपको पूरा आंसर लिखेगा, ठीक है, अपने हिसाब से। आपको नोट भी जो होते हैं वो 10-10 लाइन के दे रखे होते हैं, बट फॉर अ ह्यूमन बीइंग इट्स नॉट पॉसिबल टू राइट दैट मच इन एग्जाम इन 3 आवर्स। तो आप बिंदास रहो, उसमें कोई गलती नहीं होगी। अगर आपके फिगर सही है और उसका आपने नोट दिया है एक जनरल 2 लाइन का, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ना सेक्शन नंबर मेंशन करने की जरूरत है, सर्कुलर नंबर याद रखना भी किसी के लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ना ही केस लॉज के नाम वगैरह आपसे एक्सपेक्टेड है। इवन आईसीआई आजकल तो बोल ही देता है कि इग्नोर द केस लॉ का नेम, तो वो फॉर दीज थिंग्स यू डोंट हैव टू टेक एनी मतलब काइंड ऑफ स्ट्रेस। ओके, एंड सर व्हाट अबाउट द आईबीएस? उसमें मतलब हम सिर्फ मॉड्यूल ही रेफर करें फॉर एग्जामिनेशन पर्पस? आईबीएस में मैंने जैसे बोला कि जिस भी फैकल्टी की जो भी बुक्स यूज कर रहे हो रेफर दैट, बिकॉज अगर आप नई बुक लेकर के जाओगे, हो सकता है वो ज्यादा डिटेल्ड हो सकता है उसके अंदर आंसर हो, लेकिन यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड दैट आंसर इन दैट बुक, ठीक है। तो टेक दैट बुक जिसमें आप फाइंड आउट कर सको, और वो उसी में कर पाओगे जो आपने फैकल्टीज की बुक्स यूज करी हैं, ठीक है। अगर मान लो किसी सब्जेक्ट की आपने नहीं यूज करी है, तो उसके लिए आप जो बुक लेके जाना चाहते हो ले जा सकते हो उसके लिए, लेकिन आपको इंडेक्स जो है वो 1.5 डेज में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। तो कॉस्ट के लिए सर किस चीज के रेफर कर सकते हैं? उसके लिए स्टडी मैट ले जाओ। स्टडी मैट इज ओके, थैंक यू सो मच। यस रोहन। ठीक है, म्यूट है सर रोहन। ओके ओके, मुझे डीटी में 58 आए,
देखो ऐसा कुछ नहीं है, आप कंपेयर मत करो कि आपके सीरीज 3 में क्या है, सीरीज 4 में क्या है। कई बार क्या होता है अपना एग्जाम में माइंडसेट जो है वो चेंज हो जाता है। कई बार अपने को जो अपन ने क्वेश्चन देखा होता है वो नहीं दिखता है, तो अपन उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। सो इग्नोर दैट। आप अगर एवरेज देखोगे तो आपके 50-55 मार्क्स आ रहे हैं। सो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट ऑन दैट फ्रंट कि उस पर मैं इंप्रूव ही करूंगा और एग्जाम में उससे ज्यादा अच्छे मार्क्स ही लेकर के आऊंगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। DT IDT के हर्ष कुमार जी, DT IDT के मैराथन में क्वेश्चन आंसर भी अपन लिमिटेड प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, कंप्यूटेशन के सारे क्वेश्चन डाल दिए, आप रेफर करना चाहो तो अभी रेफर कर सकते हो। मेनली कॉन्सेप्ट्स का मैराथन होगा, साथ में अपन क्वेश्चंस की भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस जो है करेंगे साथ में, अगर कुछ रेलेवेंट भी क्वेश्चन लगेंगे तो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दोगे ना? इंपॉर्टेंट आपकी क्या आवाज आ रही है, क्या बोल रहे हो? इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन करा दोगे ना सर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कराने पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स में ही 10 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, आईडीटी को कवर करने में। तो अगर मैं क्वेश्चंस करवाने जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर क्वेश्चंस की भी हमने मैराथन बना रखी है, 1 साल पहले वाली है, वो आप यूज कर सकते हो। आप नए क्वेश्चन बैंक के साथ उस मैराथन को आप यूज करोगे तो वो बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ओके सर, ठीक है, राधे राधे। यस प्रवीण जी, आपका बताइए डाउट। मुझे पूछना था कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे पेपर्स मिलता है तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा सा वापस रिपीट करेंगे क्या? क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे, हेलो अभी आ रही है सर? हाँ आ रही है, बोलो। हेलो, हाँ आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ आ रही है आवाज, बोलो। सर मुझे पूछना था कि जैसे डिस्क्रिप्टिव पेपर में मुझे 40 मार्क्स, जैसे कोई क्वेश्चन मुझे पहले आइडेंटिफाई करना है कि मुझे कौन से अच्छे से आते हैं, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2 जैसे उसमें मुझे सब पार्ट कुछ पता नहीं है, तो ए और बी पता है, सी पता नहीं है, क्वेश्चन नंबर पता है, ए पता है, सी पता है, तो मैं वैसे अटेम्प्ट कर सकता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 में पहले ए का अटेम्प्ट किया, फिर क्वेश्चन नंबर 4 का सी अटेम्प्ट किया, ऐसे करके 40 मार्क्स पहले लिख लेता हूँ, सब पार्ट नहीं अटेम्प्ट सजेस्टेड ये होता है, सजेस्टेड ये होता है कि अगर मान लीजिए आपने 4th क्वेश्चन उठा लिया तो 4th क्वेश्चन का ए बी सी पार्ट आपको एक साथ करना होगा। अगर मान लो ए पार्ट आपको आता है, बी नहीं आता, सी आता है, तो बी पार्ट के लिए आप 2-3 पेज छोड़ दो जो आपको एक्सपेक्टेड है। सिंपल यही लॉजिक है। ठीक है, पेज छोड़ दो, आगे बढ़ो। एग्जामिनर का कहना इरिटेट होगा कि अगर पेजेस छोड़े मैंने फिर बाद में कोई नहीं, अगर मैंने पेजेस छोड़े तो एग्जामिनर नहीं छोड़ेगा। एग्जामिनर सारे पेजेस पे टिक करता है, वो आपका कोई पेज नहीं छोड़ेगा, इग्नोर नहीं करेगा। डोंट वरी अबाउट दैट। प्रवीण आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप मेरे को मैसेज में डाल दीजिए या तो चैट में डाल दो आप क्या बोल रहे हो। डाउट हुआ तो लास्ट में तो एग्जामिनर। हेलो प्रवीण, आपका जो भी डाउट आप एक बार चैट में डाल सकते हो, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलो। ठीक है सर, ठीक है। यस विकास सर, लिमिट और टाइम पीरियड को रिकॉल करने में बार बार सिली मिस्टेक हो रहा है। जब भी टेस्ट सीरीज में देता हूँ तो इसमें सर बार बार सिली मिस्टेक होता है, जिससे मुझे नंबर जो भी मॉनिटरी लिमिट्स हैं उसका हमने एक वीडियो बना दिया है छोटा सा, उसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, तो आप वहां से रेफर कर लेना, उसको एक जगह पे समराइज कर दिया है। ठीक है, अब जो एक चीज और है, जैसे एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आते हैं हमारे, जैसे टाइम पीरियड कैलकुलेशन का हो गया, जैसे अपन लोग को याद ना रहे कभी होगा तो हम लिख देते हैं ड्यूरिंग स्पेसिफाइड पीरियड करके हम सॉल्यूशन कंप्लीट कर देते हैं। तो क्या सर इस पे नंबर स्कोर होते हैं कि मतलब कि ये अगर मान लो क्वेश्चन का सब्जेक्ट मैटर ही वही है, अगर मान लो आपसे पूछा है कि आप क्रेडिट नोट कब तक आईटीसी क्लेम कर सकते हो, तो आपसे पूछा है कि 30 नवंबर या एनुअल रिटर्न जो भी पूछा है, तो अब आपको वही आंसर करना पड़ेगा। अगर आप उसमें स्पेसिफाइड पीरियड लिख दोगे तो आपने आंसर ही नहीं किया मेन, तो उसका आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। सर जैसे आपकी बुक में बहुत सारे ऐसे लिमिट में, जैसे उसमें ईवे बिल पढ़ते हैं जब उसमें, तो सर बहुत सारा ऐसे कि पेनल्टी वेनल्टी का प्रोसीजर आपने उसमें दिया नहीं हुआ है और कहीं कहीं क्वेश्चन दिख जाते हैं, तो इन सब चीजों को सर क्या करना होगा फिर? अगर आप देखोगे तो आपको मोस्टली ऐसा कोई मतलब क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आप मुझे एक बार बता सकते हो कोई क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लग रहा है? कई बार अपने को क्या होता है कि कई मतलब अपन पढ़ते हैं तो उसको अपने को अपन रिलेट नहीं कर पाते कि इसको कहाँ से मतलब कैरी करना है इस क्वेश्चन के आंसर को, तो आप मेरे को भेज सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे है। ऐसा आपको क्वेश्चन बैंक में कुछ भी नहीं मिलेगा जो आपको कॉन्सेप्ट बुक में नहीं है, सब कॉन्सेप्ट बुक में कवर मिलेगा आपको। ठीक है, तो सर मॉनिटरी लिमिट और टाइम पीरियड के लिए कोई वीडियो है क्या आपका इसे बना हुआ है? इस पे मॉनिटरी लिमिट का हमने वीडियो बना रखा है, वो मैं आपको जो है यहाँ पे
आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सर। ओके, यस, नेक्स्ट कोई किसी का भी कोई क्वेश्चन हो? कृष्णकांत अवस्थी पूछिए। हाँ जी सर, राधे राधे सर जी। मेरा ये है, मैंने ना अभी 4 जो अपनी सीरीज थी डीटी आईडीटी दोनों की, ये दोनों मैंने मतलब दोनों सब्जेक्ट की चारों सीरीज अपेयर कर ली है मैंने। अब इसके बाद क्या है, मैंने अपना ना वो मंगाया था आंसर शीट्स जैन अटेम्प्ट की। मैं एक्चुअली जैन अटेम्प्ट दिया था मैंने, वो मेरा नहीं क्लियर हुआ था। अब उस अटेम्प्ट में क्या हुआ, मैंने वो शीट्स मंगाई, उसमें काफी सारी सिली मिस्टेक्स हुई हैं। लेकिन जब मैं पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट पढ़ता हूँ या कोई कॉन्सेप्ट मेरे से पूछता है क्या करता है, मुझे वो याद आता है प्रॉपर। बट ये है कि मतलब प्रॉपर याद ऐसे इन की एक एक चीज याद आती है, बहुत ही मिनिमम ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता है जो याद नहीं आ रहा है। और अब मैं अगर जैसे मैंने वो फिर से रिवीजन करके चारों सीरीज भी दे दी हैं, बट अब अगर मैं फिर से पढ़ने जा रहा हूँ ना, तो वो ये लगता है कि मैंने तो पढ़ा हुआ है ये, अब ये वाला कुछ नया कुछ ऐसा हो जाए, या मैं कुछ मुझे पता नहीं चलता कि मैं क्या चीज अभी पढ़ूं, या मैंने जो पढ़ने जाता हूँ तो ऐसा लगता है ये सब पढ़ा हुआ है। तो उस चीज के लिए अगर कोई देखो, पहली बात, जो आपकी जो सिली मिस्टेक्स होती है उसका रीजन होता है आप जब हड़बड़ी करते हो एग्जाम के अंदर, ठीक है? तो मैंने जैसा अपने पहले बताया था कि 100 मार्क्स के पीछे मत भागना। जो आपको 80-90 मार्क्स का अच्छा पेपर आता है उसको अटेम्प्ट करने के पीछे जाना, आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पढ़ा हुआ लगता है, तो ये इस चीज से आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि आपने तैयारी अच्छी करी है। आपको अगर ऐसा लग रहा है तो अभी आपको बस ये है कि अभी 7-8 दिन ही तो बचे हैं, उसमें एक ही तो रिवीजन और करना है, तो बस वो एक रिवीजन और कर लो दिल पे पत्थर रख के, ठीक है? क्योंकि हो लग रहा है आपको अगर ज्यादा पढ़ लिया तो दिल पे पत्थर रख के जो एक पढ़ा है उसको एक बार पढ़ लो, ठीक है? बस उसके बाद फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा। हाँ, एक्चुअली ये था ना सर कि लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, लास्ट टाइम कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगाई थी मैंने, किसी भी उसकी नहीं लगाई थी, किसी भी कोई भी टेस्ट सीरीज। मैंने एक्चुअली ना अपना क्वेश्चन बैंक 2-3 बार किया था, और एक बार मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए थे, और बाकी कॉन्सेप्ट तो अपने चलते ही है वैसे किया था मैंने। तो मुझे ये था कि बहुत इनफ कर लिया है, तो मुझे कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा ही था लास्ट टाइम, फिर वो एग्जाम देगा तो क्या होता है कि जो मिस्टेक्स होती हैं वो ऑलवेज एग्जाम प्रेशर में होती हैं, टाइम प्रेशर में होती हैं, ठीक है? तो बस आप ये सीख गए होगे कि उस 3 घंटे को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे आपको प्रेशर नहीं आने देना है, बस उतना भी कर लोगे, उससे आपकी जो सिली मिस्टेक्स हैं वो आपकी हट जाएंगी। और एक चीज और है सर, जो ये हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं इसमें मैं मार्जिन कुछ रख सकता हूँ? जैसे मान लो अगर मेरे टेस्ट सीरीज में 60 मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं इंस्टीट्यूट के पार मानूं, या फिर उसमें 10 नंबर का कुछ मार्जिन लेके चलूं जो हमारी चेकिंग होती है? ऑलमोस्ट उतना रहेगा। सेकंड थर्ड सीरीज अगर आपने दिया है तो सेकंड थर्ड सीरीज में जो आपके मार्क्स आए वो उतने ही रहेंगे, उससे ऊपर नीचे 5-4 मार्क्स ये मान लो आप। ओके, मतलब 5-4 मार्क्स का मैं मार्जिन रख सकता हूँ, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। यस, ओके, थैंक यू सर, राधे राधे सर जी। बस खुशबू जी, खुशबू जी। प्रवीण जी, खुशबू जी, आपके कोई डाउट हो पूछ लीजिए। सर मैं पूछ लूं? हाँ, पूछ लो सर। जैसे मेरा अटेम्प्ट वैसे अगले वाला है, मतलब कि नवंबर में है। हेलो, ठीक है। तो मतलब जैसे इंटरमीडिएट में मैंने ना हमेशा एक ही सब्जेक्ट पढ़ा है, जैसे कि कभी ऑडिट पढ़ रहे हैं तो ऑडिट ही पढ़ रहे हैं। हाँ। अब क्या है कि जैसे 1-2 टीचर्स के वीडियो देखते हैं, या और यार दोस्त भी हैं, वो क्या करते हैं कि कभी 3 घंटे ऑडिट रोज पढ़ो। अब ये सर इतना कुछ नहीं करना, एक ही सब्जेक्ट को एक ही टाइम पे पढ़ना है, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। एक सब्जेक्ट को एक ही टाइम पे। यस, प्रवीण जी, खुशबू जी, बताइए आपका कुछ भी अगर हो तो। सर मेरी क्वेरी थी। हेलो, यस, बोलिए। आ रही सर आवाज? हाँ, आ रही है, मेरे को आवाज आ रही है। हेलो, हाँ सर, राधे राधे सर। राधे जी। सर एक्चुअली मेरा सेकंड ग्रुप क्लियर्ड है। मैंने 16 इयर्स बाद रीस्टार्ट करा है, मैंने ड्रॉप कर दिया था। मेरा फर्स्ट ग्रुप बाकी है। और सर मैंने वो लॉ के रिगार्डिंग अगर आप मेरी कुछ हेल्प कर सकते हैं तो मैंने एक बार दे चुकी मैं लॉ का फॉर्म सेट ए, तो मेरा क्लियर नहीं हुआ था। तो सर अभी यूट्यूब पे फ्रीक्वेंट वो आ रहे हैं, रील्स वगैरह आ रही है, तो कितने जेन्युइन है? मैं ये मतलब पूछना चाह रही थी कि ऐसा कुछ बताया था कि एक सेबी एक्ट है लॉ के अंदर, तो बोला कि वो बाइफर अब थोड़ा एक्सटेंड हो चुका है, अब जो नया कोर्स कंटेंट है, तो उसमें ऐसे आ रहा था कि अगर हम मतलब अभी अप्रैल में ले लेते हैं वापस एग्जाम की नेक्स्ट स्लॉट ले लेते हैं, तो हमें एडिशनल आवर्स, और वो जैसे इसमें होता है 40 आवर्स का सेशन करना पड़ता है, जो इंस्टीट्यूट की लॉ का 40 आवर्स का है वो हमें देखना रहता है, जो वीडियो है, तो वो मैं देख चुकी थी। उसके बाद मैंने लिया था एग्जाम स्लॉट लिया था, तो मेरा क्लियर नहीं हुआ।
तो सर अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो कुछ एक्ट सेबी एक्ट को थोड़ा और एनलार्ज कर दिया है, तो वो 40 आवर्स का सेशन अब शायद बढ़ गया है। तो अब मुझे ये देखो पूछना कुछ था नहीं है, कि आप पहली बात तो अप्रैल में तैयारी कर लो, अप्रैल में अगर आप दे सकते हो तो दे दो। बाकी अगर बढ़ेगा भी तो 2-4 घंटे बढ़ेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं बढ़ेगा, ठीक है। जो पूरा कोर्स ही 40 घंटे का था उसमें बढ़ा के भी 2-3 घंटे ही बढ़ाएगा मैक्सिमम। ओके। तो वो और देख करके और फिर वो दे देना, अगर आपको अप्रैल में नहीं हो पा रहा है तो मान लीजिए। और सर एक एडवाइस और चाहिए थी। मेरे साथ एक्चुअली सर पिछले 2-3 महीने से फ्रीक्वेंट कुछ ना कुछ कैजुअलिटी हो रही है मेरे, मतलब आई हैव 2 किड्स, वन इज इन 10th क्लास एंड वन 8th, तो आई एम 40 प्लस। तो आई हैव समहाउ हिम्मत जुटाई है कि मैं फिर से अपना सपना अधूरा जो छोड़ दिया था बीच में 16 साल पहले, उसे पूरा करूं। तो सर मैं एक्चुअली मेरा मतलब पूरे फर्स्ट ग्रुप की तैयारी हो नहीं पाई। आई वॉज प्लानिंग फॉर मे बट वो हो ना सका। तो मेरी सिर्फ एफएम की तैयारी हो गई थी, मतलब ऑलमोस्ट हो गई थी। तो फिर मैंने एग्जाम फॉर्म तो भरा था। तो आई विल बी प्रिपेयरिंग, आई हैव प्रिपेयर्ड ओनली फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एफआर का मेरा 60% वीडियोस देख लिए थे मैंने, और 40% रह गया था अजय सर का, और ऑडिट मेरा बिल्कुल अनटच्ड है। तो सर मुझे ये पूछना था कि आज मैंने जो वो अभी जो आपका मॉक टेस्ट वाला सीरीज चल रहा था, तो आज वो दिया था मैंने एफएम का। अब जो मेरे पास दिन बचे हैं, अब क्योंकि मेरे को बैठना तो तीनों पेपर्स में कंपलसरी है फॉर एग्जामिशन, सिर्फ एएफएम तो पढ़ना आप मुझे ये सजेस्ट कीजिए कि अब जो मेरे पास दिन बचे हैं, अब मैं थोड़ा बहुत उसमें एफआर और ऑडिट देखूं या नहीं, उनको देखूं कुछ भी ना? नहीं, बिल्कुल एएफएम पढ़ना है, सिर्फ एएफएम पढ़ना है। ओके ओके। तो क्या बस ठीक है फिर वो बेटा? जब एग्जाम में जब बैठना है तो उसके 2 दिन पहले पढ़ लूं? नहीं नहीं, बस बैठ के आओ, लालच में मत आओ। क्या है कि अच्छा। लालच में अपन जो एएफएम तैयार किया है वो भी खो बैठेंगे, तो वो ओके लालच ओके नहीं सर। करना है। एएफएम पे तैयारी रखो, बाकी बैठ के आओ, बस ठीक है, इतना चलेगा। ठीक है। तो सर यस वो प्रियंका। वो रहता है ना कि 3 आवर्स बैठेंगे तो नहीं नहीं, कुछ तो लिखना पड़ेगा। वो सिर्फ आपका एक वो लालच है, क्योंकि अपन चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी एवरीवन वांट्स टू पास ना, बट ऐसा होता है कि अब अपने को रियलिटी पता है कि मैंने नहीं पढ़ा। हाँ तो बिल्कुल सर। ये प्रोफेशनल एग्जाम है, अगर अपने को मान लो हाँ हाँ 10, 15, 20 मार्क्स होते तो हो जाते हैं, लेकिन अपने को चाहिए तो अल्टीमेटली 40-50 मार्क्स, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इट्स बेटर कि एएफएम पे फोकस करके उसमें अपन 60 मार्क्स लाके फिर आगे अपने को 2 ही सब्जेक्ट पे ओके ध्यान सर। रखना पड़ेगा ना, तो ओके। और एएफएम पे सर एक फोकस चीज करते और हैं। पूछनी थी कि अभी जब आज मैंने मॉक टेस्ट दिया था, तो पूरा क्वेश्चन पेपर अटेंड करने के बाद मेरा एक तो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई मैं 3 आवर्स के अंदर, बिकॉज वही है कि राइटिंग प्रैक्टिस छूट चुकी है। तो एक तो मैंने मतलब जो हाँ क्वेश्चन पेपर देखने के बाद मुझे ये लगा कि ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं था। कोचिंग बहुत अच्छी थी सर, अजय सर के साथ बहुत मजा आया। कोई कॉन्सेप्ट भी अनक्लियर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये है कि पेपर अटेंड नहीं हो पाया सर। बस तो पेपर अभी में मैं इसको अभी आप इम्प्रूव देखो, करने के लिए क्या करूं? अभी आपके पास 7 दिन है, इसमें आपको स्पीड तो बढ़ा नहीं सकोगे, ठीक है, जितना है वही हम्म। रहेगा। जस्ट टू ट्राई टू प्रायोरिटाइज योर 100 मार्क्स का पेपर, कि उसमें से कौन सा 80 मार्क्स का आपको बेस्ट आता है, उस पे आप फोकस करो, उसको कंप्लीट करने फोकस करो। अगर 10, 15, 20 नंबर का पेपर नहीं आता और वो छूट भी जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो ओके पेपर सर। आता है उसको कंप्लीट करने का ट्राई करो, है ना। ओके ओके सर। प्रियंका, यस प्रियंका। यस सर, हेलो सर। सर मेरी क्वेरी है ना कि जब मैंने जैन 26 में एग्जाम दिया था, तो 3:30 तक तो लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में, आराम से पेपर कंप्लीट हो जाएगा। बट फिर 3:30 के बाद ऐसी गड़बड़ होती है कि पेपर छूट जाता है आते वक्त भी। मतलब अभी 136 आए हैं, 40 मार्क्स से रह गया क्योंकि पेपर बहुत मतलब छूट गया था ऑन एन ठीक है। एवरेज 20 मार्क्स का। तो ये मैं कैसे टैकल करूँ उसे? और इवन मॉक नहीं में तो भी 86 का ही कंप्लीट हो रहा है। आप ये बताओ कि जो छूट रहा है 14-15 मार्क्स से, क्या आपको 100 मार्क्स का पेपर आता था? सर मतलब ऐसा ही अटेम्प्ट करूंगी तो लिख लूंगी, और आता हुआ भी छूटा है, एफआर में तो छूटा है सर। द पॉइंट इज आप जब 100 के पीछे भाग रहे हो ना, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आप 100 के पीछे भाग रहे हो ना, तो वो आप 85 मार्क्स का आपको जो अच्छा आता है उसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। द पॉइंट इज दैट आप 14 मार्क्स का अगर आप समझो कि आप हर एक सब्जेक्ट में 5-5 मार्क्स भी बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो आपका वो बेड़ा पार लग जाने वाला है। अब आप समझो कि एक सब्जेक्ट में आपके 30-40 मार्क्स आ रहे होंगे, ठीक है, अगर आपने 85 मार्क्स का भी अटेम्प्ट किया तो 85 मार्क्स में भी आपके 40 मार्क्स आ रहे होंगे पर सब्जेक्ट। बार में ना मतलब बहुत ही ब्लंडर हो गया था। 3:30 तक मुझे लगा सब आता है। मेरा 70 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ था, उसमें मुझे 48 आ गए थे। तो मेरा एग्रीगेट और मार्क्स ना सिर्फ पेपर छूटने की वजह से रह देखो गया था। 30 मार्क्स छूटना तो एक एक्सेप्शनल केस है, आप जैसा बोल रहे सर हो कि वही आपका 80, 85, 80, 90 का आपका स्कोर हो जाता है, ठीक है, तो अगर 80, 85 तक आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो ना,
हाँ तो जी यू शुड ट्राई टू मेक दैट आपका जो है ना एक्यूरेसी कि आपका 80-85 आप अटेम्प्ट करो तो उसमें 50-55 मार्क्स आ जाए, ठीक है। इस जी एक्यूरेसी पे काम करो, आप उस 15 नंबर का जो छूट रहा है उसके पीछे मत भागो। आप ये सोचो कि उस 85 मार्क्स का मेरे को कौन सा अटेम्प्ट करना है जिसके अंदर मेरे 50-55-60 मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। अब जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस है, जैसा आपने बोला कि 330 पे जाके लगा, वो इसलिए होता है क्योंकि स्टार्टिंग में अपन ने मान लो अगर स्पीड नहीं खींची है स्टार्टिंग से, तो फिर आपके जी साथ वो जाकर के आगे इशू आएगा। आपको मैंने भाई बोला प्रोफेशनल एग्जाम है, आप ऐसा नहीं समझ सकते कि अरे आपको छोटा एग्जाम दे दिया होगा 3 घंटे के लिए। हमेशा आपको ऐसा एग्जाम बना के दिया होगा कि आप 3 आवर 30 मिनट्स में कंप्लीट करो, और 3 घंटे के लिए दिया होगा जब भी कोई प्रोफेशनल एग्जाम होगा। तो कंसीडर दैट, और स्टार्टिंग से इतना स्पीड बना के चलो कि आप उसको कंप्लीट कर पाओ। 10-15 जी नंबर का सर छूट जाए, छूटने दो, लेकिन आपको एक्यूरेसी पे काम करना है बेसिकली। सर मतलब ऐसा कुछ है जो ड्यूरिंग एग्जाम हम मतलब एक पॉइंटर अपने दिमाग में रखे, क्योंकि बहुत प्रेशर होते हैं और फिर समझ ही नहीं आता कि क्या मैं बोल रहा क्या हूँ कैसे करें। वो स्टार्टिंग के जो 15 मिनट आपका रीडिंग टाइम है ना, उसको आप अच्छे से जी यूटिलाइज कर लेना, उससे आपका आगे के 3 घंटे सॉर्टेड हो जाएंगे, ठीक है। उस जी 15 मिनट में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कौन से क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, और कौन से क्वेश्चन है अगर टाइम बचेगा तब अटेम्प्ट करूंगी। मतलब ऐसा नहीं कि छोड़ना है कंफर्म। मुझे ऐसा है कि अगर मेरे को 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो मेरे को ये प्रायोरिटाइज करना है कि इन 4 क्वेश्चन को तो मैं करूंगा ही करूंगा, और ये जो एक क्वेश्चन है ये मेरे को थोड़ा सा डाइसी लग रहा है, कम आता है, जिसमें मेरे को मार्क्स लगता है कम बनेंगे, तो इसको मैं बाद में भी कर लूंगा, अगर मेरे पास टाइम बचेगा तब कर लूंगा। मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें मेरे को पता है कि अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मेरे को 5 मिलेंगे, 6 मिलेंगे, तो उसको आप लास्ट प्रायोरिटी रखो। हमेशा स्पीड आपकी जो है वही रहेगी, थोड़ा बहुत मॉक टेस्ट पेपर देकर के टाइम लगा करके इंप्रूव कर सकते हो, लेकिन आज जो स्पीड है वो 5-7 दिन के अंदर इंप्रूव नहीं हो सकती। तो ऐसे केस में आपको जी प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन आप करो जिससे कि आपका मार्क्स आए, बस सिंपल। जी सर, अब की बार मॉक लगाया तो मतलब लगा है कि हाँ, जैसे कोई बार होता है ना कि एफआर में स्पेशली लीजिस का क्वेश्चन या एफआई का क्वेश्चन गलत हो गया, उसकी वजह से टाइम लग गया। अदरवाइज थोड़ा सा मॉक देख के थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट लगा है मेरे को। डेफिनेटली उससे 10-15 नंबर का इंप्रूवमेंट होगा हम्म आपके अटेम्प्ट करने का। जी जी ठीक है सर, थैंक यू, यही क्वेरी थी। Anyone else has their question? प्रवीण जी का क्वेश्चन एक बार ले लेते हैं, उनका चैट में आया हुआ है। था कि मेरा एफएम प्रिपेयर हुआ है बट ऑडिट नहीं हुआ है अभी तक, सिर्फ 20-30% हुआ है। मुझे ऐसा फील है कि अगर मेरा ग्रुप बंद नहीं हुआ तो सिर्फ ऑडिट की वजह से कंपनी। हेलो सर। ठीक है सर हेलो। देखो ऐसा है कि अभी प्रवीण आपका डाउट क्या है वो मेरे को बता दो, कि आप ऑडिट में टाइम देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो, वो एक बार मैसेज कर दो, मैं आपको उस अकॉर्डिंग रिप्लाई करता हूँ। या फिर आप मुझे पूछना, हाँ आवाज आ रही है सर अभी? हाँ आ रही है, बोलो। सर मैं बोला था कि अगर ऑडिट में मैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चैप्टर्स कर लूँ जिससे एटलीस्ट 40-50 की रेंज में आ जाए, क्योंकि क्या अगर एफआर में पास हुआ, अगर मान लो एफआर और एएफएम आपका अच्छे से प्रिपेयर हुआ है तो एफआर के लिए अभी 5 दिन आपको देने हैं, 27-28 से चालू कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एएफएम के लिए आपकी तैयारी हो जानी चाहिए, वो तो लास्ट के 1.5 दिन में ही करोगे एग्जाम से पहले। तो ऑडिट के लिए अभी जो 2-3 दिन बचे हैं, इस 2-3 दिन में जितना कर सकते हो वो आप प्रिपेयर कर लो। अगर एफआर आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया है तो आप उसको 28 से स्टार्ट कर सकते हो, तो आपके पास 2 दिन है, अच्छे से आप उसको प्रिपेयर कर लो जो आपका बचा हुआ है। और मैंने मॉक टेस्ट हाफ दिया, डे खाली से स्टार्ट कर टेस्ट दिया है, मॉक टेस्ट नहीं दिया, बस प्रिपेयर हुआ है मेरा, खाली मॉक टेस्ट नहीं दिया मैंने अभी तक, कि टाइम नहीं था मेरे पास। मॉक टेस्ट मैंने अपीयर नहीं किया कोई भी। अभी उसके बारे में सोचना नहीं है, जो हुआ है वो ठीक है, जो हुआ उसके बेसिस पे आपको काम करना है, सिंपल। अभी आप ना दे पाओगे, अभी उसको छोड़ दो जो हो गया। सर यस मनीषा। सर मैंने अभी जनवरी में एग्जाम दिया था, मेरे 52 अप्रोक्स एग्जाम पेपर में मार्क्स आए थे, और मैंने 2 मॉक दे दिए आईडीटी के। मेरे डीटी में भी इतने ही मार्क्स आ रहे हैं, मतलब डीटी में तो इम्प्रूव हुए 60-65 हो गए, बट आईडीटी में मैं 54 दोनों मॉक में मेरे 54 ही मार्क्स आए हैं। कौन सा सीरीज दिया था आपने? सर मैंने आपकी क्लास स्टूडेंट हूँ, वैसे मैंने टेस्ट सीरीज ऐसे ही लोकल दी थी कोई अलग से, बट मेरे को मार्क्स सेम ही आ रहे हैं, मतलब फर्स्ट में भी सेकंड में भी, और मैंने ऐसे भी ट्राई किया तो मतलब मैं उतना ही अप्रोक्स कर रही हूँ। और देखो जनरली क्या होता है, आपको ओवर द जो देखो टेस्ट सीरीज जो होती है ना, मैं अब ये तो मुझे नहीं पता कि कैसा टेस्ट सीरीज था, लेकिन जनरली क्या होता है, टेस्ट सीरीज 2 आपस में कंपैरेबल नहीं होते। अगर आप देखोगे, मान लो जन 26 और मई 26 का पेपर कंपैरेबल नहीं है ना, हो सकता है मई 26 वाला थोड़ा टफ आया हो, जन 26 वाला टफ आया हो। जस्ट यू हैव टू एंश्योर कि कहीं मेरे ऐसा तो नहीं कि मैं बिल्कुल परफॉर्म ही नहीं कर पा रही। देखो इंप्रूव होना ऐसा है कि अगर सेम लेवल का पेपर है तो मैं इंप्रूव नहीं कर पा रहा तो दिक्कत है, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि वो पेपर दोनों सेम लेवल के थे कि नहीं थे।
तो उस चीज को आप दिमाग में मत लाओ, ठीक है। आपके 54-55 मार्क्स आए हैं, जस्ट यू हैव टू इंश्योर कि जो मेरे 45 मार्क्स कटे हैं, जहाँ पे मेरी गलतियां हुई हैं, उसको मुझे इंप्रूव करना है जो मेरे पास बचा हुआ टाइम है, ठीक है। मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि अपने को दिमाग पे लोड लेके बैठ जाना है। मॉक टेस्ट का मतलब है कि जितने मार्क्स आए वो अच्छे, उसके ऊपर जो हमें इंप्रूव करना है वो हम इंप्रूव करें। अभी सर जैसे मैं सेकंड ग्रुप दे रही हूँ तो DTI IBS, तो अभी मेरे पास कुछ 6 दिन दोनों सब्जेक्ट के लिए बचेंगे, तो अभी जैसे MCQ बुकलेट मैंने नहीं की है, तो मैं अपनी कवरेज बढ़ाने के लिए वो करूँ इन 6 दिन में, या फिर तो जो अभी पढ़ा ऐसा हुआ है? करो, अगर आपने DTI अच्छे से प्रिपेयर किया है, ठीक है, तो अब कुछ नहीं, जो आप 5-6 दिन करोगे ना प्रिपरेशन करोगे, 6 दिन DT 6 दिन IDT, तो रोज ICAI की बुकलेट में से तीन केस स्टडी उठाओ, 40 मिनट का टाइम अलोकेट करो, 40 मिनट में वो 3 केस स्टडी सॉल्व करो। उससे एक तो आपका स्पीड का वो हो जाएगा कि 40 मिनट में आपके MCQ सॉल्व हो पा रहे हैं, और दूसरा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बस इतना ही। अगर आपकी 20-25 केस स्टडी भी सॉल्व हो गए तो एटलीस्ट आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है सर। और सर कुछ चीजें जैसे अब वो जैसे कुछ दिया, तो जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट चैप्टर का कुछ एडिशनल चीजें मुझे मिली, या फिर जैसे मैंने कहीं एग्जाम दिया तो उसमें RFD 03 के बारे में कुछ पूछ रहा है, तो जैसे मैंने नहीं पढ़ा है वो चीजें, तो उसके लिए मैं रिफंड चैप्टर ऐसा है, मैं बता देता हूँ। रिफंड चैप्टर जैसे मैं आपको बताता हूँ ना, रिफंड चैप्टर है, मान लीजिए ICAI की बुक में 125 पेज का चैप्टर है। अगर आप उसको पढ़ने जाओगे ना, तो आप ये समझ लो कि आपका जितना बाकी का थ्योरी पार्ट है ना, उसके बराबर एक रिफंड चैप्टर है थ्योरी। लेकिन आज तक ICAI ने उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। क्वेश्चन पूछता है इंटरेस्ट का, क्वेश्चन पूछता है रिफंड कैलकुलेशन का, दैट इज ऑल कवर्ड इन दिस बुक। और उसके ऐसा नहीं कि सिर्फ जो ICAI ने पूछा वही हमने कवर किया। आप ये देख लेना, जो क्वेश्चन कवर नहीं है, मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत ही स्पेसिफिक जो थ्योरी पोर्शन जो है, जो आप आज तक ना पूछा, और 100 पेज जिसके लिए आपका पॉसिबल नहीं है किसी मतलब उसके लिए याद करना, वो सब चीजें हैं, तो उसको आप अवॉइड करो। फिर भी ये है कि आप ये समझो कि कवरेज पूरा है, ठीक है। आप उस क्वेश्चन को भी अगर आप मेरी कॉन्सेप्ट बुक से अगर आप करने जाओगे ना, आप सॉल्व कर पाओगे, इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। और सर मेरे थोड़ा को कुछ नहीं हुआ है। हाँ, रिफंड चैप्टर में एक डाउट था, जैसे हम डीम्ड एक्सपोर्ट करते हैं, तो नॉर्मल एक्सपोर्ट में तो क्या होता है, जब जो सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट है ना, तो आप मेरे को डायरेक्टली या तो मैसेज कर देना, ठीक है, विल सॉल्व दैट ना। ठीक है सर। ऐसा तो नहीं ना कि मैं रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ। सर मैंने किया है 1-2 बार, क्योंकि मेरे पास कीपैड वाला फोन है, तो मैं कई बार फोन वैसे नहीं कर पाई थी, तो ऐसा था कि तो ठीक है, मैंने आपको आप मेरे को फोन कॉल किया कर है देना, कोई कई बार। दिक्कत नहीं, कॉल कर देना। हाँ ठीक है सर, ठीक है। ओके, एनीवन एल्स? सर मेरे को जो क्वेरी थी मैंने आपको टेलीग्राम पे भेज दिया, व्हाट्सएप में चलाता नहीं हूँ। ठीक है, चलेगा, मैं उस पे रिप्लाई कर दूंगा। और कोई कुछ पूछना हेलो चाहता सर, हूँ? नीरज दिस साइड। मैं देख नहीं पा रहा हूँ कौन बोल रहा है। हेलो सर, मैं नीरज बात कर रहा हूँ आपसे। राधे राधे सर। ठीक है, यस बोलो। यस सर मैंने जो है ग्रुप 1 की प्रिपरेशन ये अतुल सर और अजय सर की वीडियो देख के की थी, रिवीजन वीडियो। ठीक है। और मई 25 वाला अटेम्प्ट मैंने दिया था, तो मेरे काफी अच्छे स्कोर हुए थे। मैंने 195 नंबर आए थे मेरे। ठीक है। मतलब मेरे सब में एग्जाम थे, 88, 86 और 64 ऐसे नंबर आए थे मेरे। ठीक है। तो उसी के चलते मैं अभी ये जनवरी वाले अटेम्प्ट मैंने क्लासेस ली नहीं। मैंने सोचा कि रिवीजन वीडियो आप लोग से पावरफुल हैं तो मैं कर ले जाऊंगा। लेकिन मैंने जनवरी का अटेम्प्ट दिया ग्रुप 2 का सर, और मेरे आए 96 मार्क्स। कितने? तो 96 सर। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने अभी मतलब इस बार क्लास ले ली थी, आपकी ली थी और अतुल सर वाली ली थी, DTI DT। ठीक है। तो उसको तो मैंने मार्च तक खत्म कर दिया था। ठीक है। और अभी तक सर मेरे लगभग 3 रिवीजन हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव हर एक तरीके से। ठीक है। लेकिन सर वो अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, वो 96 दिमाग से जा नहीं रहा है सर। देखो यार, तुमने कितने दिन प्रिपेयर करा था जनवरी 26 के लिए? सर लगभग 2 महीने तो बहुत अच्छे से पढ़े थे सर। 2 महीने पढ़े थे ना। इस बार तुमने मार्च तक तो क्लासेस कंप्लीट कर ली थी। जी जी, है ना। तो 2 महीने तो वहां पे दिए होंगे क्लास कंप्लीट करने में, 1 महीना 1.5 महीना दिया होगा। 1.5 महीने सर। उसके बाद 2 महीना इसमें दिया होगा बाद में रिवीजन करने में। जी जी सर। ठीक है। और पहले भी तुम्हें आता था, जनवरी में भी तुमने अटेम्प्ट दिया था। जी सर। तो ये कॉन्फिडेंस रखो भाई, जब 2 महीने की मेहनत में 96 आ सकते हैं, तो डेफिनेटली कुछ एडिशनल तुमने 3-4 महीने में किया है। ठीक है, तो उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। ठीक है,
अभी आप ऐसा नहीं है कि 6-7 दिन में कुछ नया कर लोगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है, वही करना है जो आपने किया है। तो बस जी सर। उसको ये चीज आप समझो कि जो 2 महीने में किया था उसका रिजल्ट मुझे 96 मिला था। हो सकता है जी तब मैंने क्वेश्चन सारे सॉल्व भी नहीं किए होंगे, उस लेवल पे नहीं किए होंगे। अभी तुमने जी जी क्लासेस देखी है तो सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, 3 बार रिवाइज भी किया है, जी तो जी डेफिनेटली उसका रिजल्ट मिलेगा आपको, ठीक है। उसके लिए आपको जो है थोड़ा सा धैर्य धरना पड़ेगा, और ये जो 7-8 दिन है उसको प्रिपरेशन जो कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, जी बिल्कुल जी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, नो डाउट। जी जी। थैंक यू निकाल दो सर। 96 को दिमाग से। जी जी जी। थैंक यू सो मच सर। एनिमल्स सर एक्चुअली मेरे को मॉक टेस्ट रिगार्डिंग पूछना था। सो आई एम हाँ बोलो। नवंबर 26 अटेम्प्ट। सो मेरे को पूछना था कि लास्ट टाइम जो मैंने चेक किया था जनवरी 2025 का जो अटेम्प्ट था, वो उसमें जब भी मॉक टेस्ट सीरीज चालू हुआ था दैट वाज फ्रॉम अगस्त। सो कंपैरेटिवली अभी के क्योंकि अटेम्प्ट 2 महीना प्रीपोन हो गया है, सो उसका मॉक टेस्ट का सीरीज का शेड्यूल कैसा रहेगा, प्लस अगर ऑफलाइन अगर पॉसिबल होगा तो ऑफलाइन का कुछ प्रोविजनिंग रह पाएगा देखो क्या ताकि। ऑफलाइन का तो पॉसिबल नहीं होगा, और हम जल्दी ही उसका जो शेड्यूल है ना वो भी रिलीज कर देंगे, ठीक है। ये समझो कि मई मिड तक हम रिलीज कर देंगे। अक्टूबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यस, तो मई मिड या मई एंड तक जो है आपका वो शेड्यूल आ जाएगा पूरा। ओके सर, एंड कंपैरेटिवली उस अटेम्प्ट के लिए लाइक प्रिपरेशन एंड ऑल, क्योंकि अभी ट्रेनिंग्स भी थोड़ा सा शेड्यूल में नहीं थे तो इसलिए उसका भी थोड़ा डिले था। तो बाय व्हाट टाइम हम लोग को सारा प्रिपेयर करके वो मॉक टेस्ट के लिए ठीक, उसके बाद आपके पास मई के बाद के 4 महीने हैं आराम से, ठीक है। हाँ जून, जी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने हैं, ठीक है। तो उतने में आप आराम से 3-4 सीरीज दे सकते हो, तो उस अकॉर्डिंग आपका जो है वो शेड्यूल आ जाएगा। ओके सर, गॉट इट। ठीक है, यस, थैंक यू। हाँ और बताओ। राधे किसी राधे। को कोई डाउट? राधे राधे सर। राधे राधे, कौन बोल रहा है? जी सर, एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम के बाद वापस सीए फाइनल दे रहा हूँ। और मैंने अभी मतलब क्योंकि इतने टाइम बाद दे रहा था तो मैंने अभी वापस क्लासेस ली थी ग्रुप 1 की। FRAFM अजय सर से किया। ऑडिट तो मेरा पहले हो रखा था तो मैं उससे ही कर रहा हूँ। तो अभी मेरे सारे सब्जेक्ट्स के एक-एक रिवीजन हो रखे हैं। मतलब क्लासेस की है वो जो मिड मार्च तक हो गई थी, और उसके बाद एक-एक रिवीजन कंप्लीट हो रखा है। ठीक है। तो अभी मेरे को मतलब ऐसे तो कॉन्फिडेंस आ रहा है, जैसे मैंने एएफएम मॉक लिखा था बराबर गया था, 2 सब्जेक्ट्स के नहीं लिख पाया। तो अभी ठीक है। मैं कैसे अप्रोच करूँ एग्ज़ाम्स को? देखो पहली बात, अभी तो आपको मॉक देना नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, आपने अगर एक रिवीजन भी अच्छे से कर लिया है, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपने अच्छे से किया है तो एग्जाम भी अच्छा ही जाएगा, ठीक है। अभी के लिए जितना भी प्रिपरेशन किया है, बस आप ये समझ लो कि एफआर जब आपका स्टार्ट होगा उससे 5 दिन पहले 28-29 से आपको एफआर स्टार्ट करना है, ठीक है। उसमें आपका एक और रिवीजन हो जाएगा। एएफएम का आपने मॉक भी दिया है तो उसमें तो आप सफिशिएंटली कॉन्फिडेंट हो गए ही। और अभी जो 2-3 दिन आपके पास मिलते हैं उसके अंदर आप ऑडिट प्रिपेयर कर लो, और ज्यादा सोचो मत। जितना प्रिपरेशन है उस अकॉर्डिंग आप एग्जाम दे के आओ बिंदास। जी सर, तो अभी एएफएम सीधा डायरेक्टली एग्ज़ाम के पहले ही करना सजेस्ट अभी करोगे आप? आपने एफएम किया होगा ना लेटेस्ट? हाँ, अभी मतलब तो अभी अभी कुछ आपको दिन वैसे भी पहले ही एएफएम किया। 28-29 से तो एफआर उठाना है। उससे हाँ, पहले हाँ आपके पास जी। 2 दिन है, तो उस 2 दिन जी। में आप, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप ऑडिट को टाइम दो। जी, जी सर। ऑलराइट, थैंक यू। एनीवन एल्स हैज एनी डाउट? सागर जी, अगर आपके राधे आईडीटी के राधे रिलेटेड सर। डाउट है तो आप मेरे को पूछ लीजिएगा टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे, आई विल रिप्लाई टू दैट। यस सर एक्चुअली राधे होता क्या राधे है ना। सर। राधे राधे। आपका तो मैंने अभी सीरीज 2 दिया था, डीटी और आईडीटी, सिर्फ ग्रुप 2 बचा है। उसमें ठीक है, डीटी में सर 46 है और आईडीटी में 67 है। और जब ठीक है। मैं ये मतलब थर्ड अटेम्प्ट है मेरा, और उसके पिछले अटेम्प्ट में मेरा एग्रीगेट 130 हुआ था। जब सितंबर दिया था तो 142, मतलब मार्जिन से ही रुक रहा है। तो ये अभी मॉक टेस्ट दिया था तो मतलब मेंटेन करने के लिए ऐसा मार्क्स क्या करूं, मतलब एग्रीगेट बन जाए मेरा। देखो वैसा है, मॉक की एवरेज था, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि टफ था, एवरेज था फॉर सीरीज। तो अगर आपने जो 55-56 मार्क्स आ रहे हैं तो ये समझ लो कि 5-4 का मार्जिन ऊपर नीचे रहेगा बेस्ड ऑन कैसा एग्जाम आता है।
बस आपको यही करना है कि जितना आपका जो गलतियां हुई हैं उनको आप इम्प्रूव कर लो, बाकी अभी कुछ नहीं करना है आपको, बिंदास। ठीक है सर। सर मेरा वही एग्रीगेट वो मार्जिन से रुक रहा है, इसलिए अब थोड़ा डर बैठ रहा है मन में। नहीं तो उसमें आपको डेफिनेटली आपके आईबीएस में मार्क्स कम रहे होंगे लास्ट टाइम। हाँ, क्योंकि डीटी में लगभग मेरा 50-55 आ जा रहा है मेन एग्जाम में। मैं वही बोल रहा हूँ, और तो आईबीएस में आपको फोकस करना है। आईबीएस का जो मैंने बताया है आज के सेशन में ही बताया है, और वैसे भी हम बता रहे हैं, तो आईबीएस का जो है आपको वो 3 सब्जेक्ट जो एससीएमपी, लॉ और ऑडिट है उसके ऊपर फोकस करके और आपको मार्क्स अच्छे स्कोर करने हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। यस अवंतिका जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर मैं क्वेरी पूछूं तब तक? एक थी। यस पूछो। सर जैसे एफआर की जब हम प्रिपेयर करेंगे 1-2 दिन के बाद से, तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, मतलब किस तरीके से करें? सिर्फ क्वेश्चन आंसर, मतलब एक होता है ना ऑडिट कर लिया, सोच लिया इसका ट्रीटमेंट है, सॉल्यूशन देख लिया और आगे बढ़ देखो, गए। हाँ, क्योंकि देखो एफआर में आपके पास 5-6 दिन का टाइम रहता है, तो आपने जी डेफिनेटली कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपने मार्क कर रखे होंगे, जो जी आपको कहीं प्रॉब्लम कभी भी फेस हुई होगी, तो उनको जी आप क्या है कि फिगर्स लिख के सॉल्व कर लो। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि पूरा फॉर्मेट बनाओ, फिगर्स लिख के सॉल्व कर लो, है ना, कि जी ये फिगर्स लिख लिया, इसको मेरे को पीवी करना है, इसका मेरे को ये करना है, पीवी करना है, लिख लिया, ठीक है, फिर चेक कर लिया कि हाँ इसका पीवी हो रहा है ना, ठीक है, नंबर्स निकाल लिए। अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपका कभी अटका नहीं है, 1-2 बार किया हुआ है, सॉल्व हो जाता है डायरेक्टली, तो उनको आप सिर्फ ऑडिट कर लो, ये करो। जी 5-6 ऑन दिन एन में इतना ही कर एवरेज एक सकते हो। चैप्टर से मतलब कितना रफली हाथ से बना लें? एक चैप्टर से 20% मान लो। 20%? और 1.5 डेज में तो वो ऑन एन एवरेज एक चैप्टर मुश्किल से मुश्किल 2 घंटे मिल पाती है। लास्ट के आधे एक दिन में तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं, क्योंकि एफआर में अच्छा आपको टाइम मिल जाता है, इसलिए आप जी क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। ठीक है सर, थैंक यू। यस हेलो सर, यस बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आवाज। हाँ सर, मैंने ना आईडीटी जब अभी मार्च में कंप्लीट किया था, डीटी आईडीटी का लेक्चर्स, और जब लेक्चर्स किए थे तभी मैंने साथ में ही मतलब रिवीजन रोज किया, एंड उसके इमीडिएटली बाद मैंने 5 दिन डीटी को और 5 दिन आईडीटी को दिए थे। तब मैंने पूरे क्वेश्चंस अच्छे से खुद से भी सॉल्व किए एंड मार्किंग्स भी करके रखे थे। एंड जब मैंने जैन अटेम्प्ट दिया था तो उसके पहले मतलब सितंबर अटेम्प्ट में मेरा एएफएम एग्जाम हो गया था, और ओके जब भी मैंने जैन दिया तभी मुझे एफआर में 50 मिले थे और ऑडिट में 35 मिले थे, मतलब मेरा स्कोर 145 हुआ था। एंड अभी ठीक है। मैंने 1 मंथ में मैंने मतलब ऐसे 5 दिन डीटी, 5 दिन आईडीटी, 5 दिन एफआर, और ऐसे डेली मैंने ऑडिट किया। अब मुझे ठीक है। एफआर एंड ऑडिट में कॉन्फिडेंस आ चुका है। अब ठीक है। जब उस टाइम किया तो मतलब अभी तुरंत क्लास हुई थी तो मैंने रिवाइज किया तो मेरा बहुत अच्छे से हो गया। अब कल मतलब बीच में एक दिन मैंने ऐसे आईडीटी लिया था करने के लिए, 2 दिन तो मैंने किया तभी, और एससीएमपी भी मैंने 2 दिन ऐसे ऑडियो रिवीजन वगैरह रहते हैं ना यूट्यूब पे, तो वो एटलीस्ट बुक्स से मैं फेमिलियर हो गई कॉस्टिंग के। और लॉ के लिए मैंने अभी कॉन्सेप्ट बुक्स ऑर्डर किए हैं, तो वो मैं ऐसे सोच रही हूँ कि 1.5 डे जब मिलेगा तब मैं वो तो देख लोगे, उसका राइट। वो कर लूंगी, वो ठीक और है। एएफएम देख लूंगी मैं, क्योंकि मैं वो ठीक बहुत है। पहले देखूंगी तो उसका तो मुझे याद भी नहीं रहेगा कि कौन से पेज राइट पे है क्या है। राइट पर राइट। अभी मैं जब मैंने डीटी भी अभी फिर से एक बार किया तो मुझे अच्छा लगा, मतलब मेरा हो रहा है जो हो रहा है। और आईडीटी के लिए मैंने कल जब मैंने उठाया, मतलब मैंने कॉन्सेप्ट बुक नहीं पढ़ी, मैंने सोचा क्वेश्चन सॉल्व करके देखता है, तो थोड़ा मतलब 1-2 क्वेश्चंस गलत जा रहे थे तो मैं बहुत ज्यादा पैनिक हो गई थी। तो मैंने अभी आज पूरा दिन कॉन्सेप्ट पढ़ा तो अब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस लग रहा है। अब मुझे ऐसा डाउट है कि आईडीटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है आईटीसी का, उसके लिए खुद से करने जाऊंगी तो मैं फिर से पैनिक मोड में चली जाऊंगी। तो जो आपकी जो वीडियो है 7 घंटे की, वो अगर मैं 2x पे या फिर 1.75 पे देख लूं तो वो सही होगा या मुझे खुद से पढ़ना सही होगा। चाहिए? उसमें क्या करो, उसमें अगर मान लो आप वो वीडियो रेफर करना चाहते हो, टाइम आपके पास कम है, तो जैसे 3-4 क्वेश्चन आपको सेम दिख रहे हैं तो उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। हाँ तो जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है उसमें से 1 सॉल्व कर लो, उस तरीके से आप करोगे तो आपको टाइम कम लगेगा, वो 7 घंटे आपके 3-4 घंटे में हो जाएगा। और सर एक और ये है ना, ऑडिट के मतलब मुझे ऑडिट के लिए ऐसे 3.5 दिन मिल जाएंगे और एग्जाम वाला दिन जो आधा दिन रहेगा वो मेरा राइट ऑडिट एग्जाम्प्ट है और ये एएफएम एग्जाम्प्ट है।
तो उसमें जो मेरे आधा दिन जो मिल रहा है, मैं ऐसा प्लान कर रही हूँ कि मैं एग्जाम देके जब आऊँ एफआर का, तो उस टाइम मैं आधे दिन के लिए आईडीटी कर लूँ और नेक्स्ट आधा दिन डीटी थोड़ा देख लूँ, ऐसा नहीं, सही रहेगा? देखो मेरा सजेशन ये रहेगा, ऑडिट इज इटसेल्फ स्पेशल सब्जेक्ट, ठीक है, उसको खुद हाँ को टाइम चाहिए होता है, ठीक है, उसको आप दूसरों का टाइम नहीं दे सकते। उसमें अगर आप चाहो तो सिर्फ ये कि आपको आईडीटी थोड़ा वीक लग रहा है, तो जिस दिन आप एफआर का एग्जाम देकर के आओगे उस दिन आप आईडीटी का कोई थ्योरी चैप्टर 2-3 चैप्टर अगर आप करना चाहो, या मान लो कस्टम सिर्फ पढ़ना चाहो 20 मार्क्स का अलग से, तो वो पढ़ सकते हो। उसके अगले दिन से आपको 3-3.5 दिन जो देने हैं वो आपको ऑडिट को देने हैं। ओके सर। और सर एफआर के लिए मैंने 4.5 दिन रखे हैं, तो ये सफिशिएंट रहेगा? हाँ रहेगा, क्योंकि 5 दिन मुझे 4.5 ऐसा दिन लग 5 रहा है दिन कि रहेगा। मतलब 27 से स्टार्ट करना बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा। नहीं और ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी 5 दिन में रिवाइज कर रखा है तो 4.5-5 दिन इज ओके। चलेगा ना वैसे? और हाँ 1.5 डे में कोई जरूरी है कि सारे क्वेश्चंस ऐसे हैंड रिटन कर नहीं लूं नहीं, या 1.5 डेज में जस्ट यू हैव टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स एंड ऊपर ऊपर से कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले तो देख लो। और सर मैं मॉक नहीं लिख पाती हूँ, क्योंकि मैं जब मॉक लिखती हूँ मेरे स्कोर कम होते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा पैनिक मोड में नहीं चली ठीक है, जाती हूँ। अभी आपको उसके बारे में सोचना भी नहीं है, अभी तो मॉक देने का टाइम भी खत्म है। अभी तो बस आप एग्जाम के लिए सोचो, अभी मॉक का सोचो ही मत। जो चीजें अभी नहीं हुई हैं वो उनको छोड़ दो, जो हुई हैं उन पे फोकस करके और उसको एग्जाम में इम्प्लीमेंट और करो। मैंने ऐसा पूरा 100% का नहीं सोचा है, मैंने सोचा है मतलब मैं हर टाइम जब भी रिवाइज किया मैंने 85% ही रिवाइज किया है, क्योंकि मैं जब भी 100% करने जाती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा चीजें खराब कर देती हूँ, इसलिए नहीं मैं ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ कि 85%। जो आपने कॉन्सेप्ट अभी तक रिवाइज नहीं करे हैं वो अभी करने भी नहीं है, जो आपने पहले किए हैं वही अभी करने हैं। तो मैं राइट डायरेक्शन में तो जा रही हूँ ना सर? बिकॉज हाँ नहीं, अभी आपको ऐसे कोई नया टॉपिक रिवाइज नहीं करना है, जो आपने पहले किया हुआ है वही करना है, नया टॉपिक आपको उठाना भी नहीं है। मैंने तो एफआर और ऑडिट में तो 100% किया है, जितना रिवाइज ठीक है, सब कुछ किया। बस डीटी और आईडीटी में मैंने कैटेगरी सी जो सर ने दिए हैं वो मैंने सिर्फ जब भी क्लास किया था तभी रिवाइज किया, उसके बाद मैंने कभी ओपन भी नहीं किया है। नहीं एंड चलेगा, फिर अभी आप उसको हाथ भी मत लगाना। नहीं लगाओ ना? हाँ चलेगा, थैंक यू सर। ठीक है, और किसी को कोई भी डाउट? सर चैट बॉक्स एक बार देख लीजिए ना। यस, वेद आपका दिख रहा है, आई फील स्ट्रांग फाइनल का, आई हैव डन क्लासेस लॉन्ग बैक, अभी मैंने वो वीडियोस बुक का ये तो सेकंड बुक दो या नहीं, और नंबर में सेकंड बुक देना है तो देखो अभी तो फर्स्ट ग्रुप तो वैसे भी हो जाएगा, माइंड फ्री हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आराम से बहुत सेकंड ग्रुप दे के आओ, जब फॉर्म भरा है तो बिल्कुल दे के आना है, ठीक है। जो 1.5 डेज में आप क्या करना, मैराथन देख लेना और मैराथन देख के चले जाना, ठीक है, और दे आना। उसके बाद अगर आपको लगता है कि एग्जाम किस तरीके से जाते हैं, उससे आपको पता लग जाएगा कि डीटीआईडी में क्या प्रिपरेशन है, उस अकॉर्डिंग जो है आप क्लासेस फिर उसके बाद ही स्टार्ट कर देना, अगर आपको दिक्कत लगे, नहीं लगेगा तो फिर सबसे बेस्ट है। एनीवन एल्स? देखो एमसीक्यूज के लिए वैसे तो आईसीआई का केस सिनेरियो बुकलेट है, वो सॉल्व किया जाना चाहिए, लेकिन अभी आपके पास टाइम नहीं है। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, अगर आप सेकंड ग्रुप दे रहे हो, तो डीटीआईडी के लिए आप जो 5-6 दिन दोगे, डेली बेसिस पे 3-4 केस स्टडीज आप सॉल्व कर सकते हो। एनीवन एल्स हैज एनी डाउट देन वेलकम, अदरवाइज वी आर सर एक और डाउट है। हेलो यस बोलो। यस सर, आपका मैराथन आने वाला है आईडीटी हाँ, का एग्जाम के पहले डीटीआईडी वाला? और यस आएगा, बिल्कुल आएगा। सर वो कितने घंटे का होगा अप्रोक्स? मोस्टली 8 से 9 घंटे का रहता है। ओके, चलेगा सर। हेलो सर, यस भावना दिस साइड। सर मुझे जानना था कि मेरा ग्रुप 1 बहुत टाइम पहले हो गया है और अभी मैं वापस ग्रुप 2 दे रही हूँ, तो मैंने डीटी आईडीटी के क्लासेस ले लिए थे अभी, मतलब 5 साल के ब्रेक के बाद मैं वापस अभी दे रही हूँ। ठीक है ठीक है। तो अब जैसे मैंने आईडीटी का रिवीजन आज ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है वापस, तो अब मुझे वापस एग्जाम के पहले ही आईडीटी लूं, रिवाइज करूं, या बीच में मेरे को और देखना चाहिए? क्योंकि मैंने सोचा कि डीटी के लिए शायद मुझे 7 डे। नहीं, डीटी के लिए आप 5-6 दिन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। डीटी के लिए जब आप 5-6 दिन दोगे, उससे जस्ट एक दिन पहले अगर आप आईडीटी के कुछ टॉपिक्स करना चाहो तो कर लेना, ठीक है। बीच में अगर कोई 1-2 दिन बच रहे हैं, ठीक है, बीच में बच रहे होंगे आपके पास 5-6 दिन, ठीक है, तो उसमें ये करो कि 2-3 दिन तो आप आईबीएस को दे दो, ठीक है, जो आपके एससीएमपी, लॉ या ऑडिट के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको थोड़ा सा देखने के लिए कैसे कैसे आपको रेफर करना है वो आप देख लो।
FRAFM के कोई रिपीटेड टॉपिक्स आप रेफर करना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो तो वो कर लो। बेसिकली 3-4 दिन जो है आप हाँ IBS के लिए। IBS को, उसके बाद 2 दिन आप IDT को दे देना और उसके बाद आप DT पे लग जाना। तो सर फिर उसमें रिवीजन लेक्चर तो इनफ होंगे कि कैसे, मतलब कैसे 2 दिन में क्या रिवाइज कर सकते हैं? 2 दिन है, उसमें आप 2 तरीके से जा सकते हो। या तो आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स उठा लो, जैसे कि मान लो कस्टम करना है तो एक दिन में मैंने कस्टम कर लिया, या हाफ डेज में कस्टम कर लिया। उसके बाद मैंने मान लो हाफ डे थ्योरी वाले किन्हीं चैप्टर्स को दे दिया, जिसको मैं लास्ट के 1.5 डेज में मेरे को ज्यादा ना देखना पड़े, फटाफट कर लूं मैं। तो वो टॉपिक कुछ सिलेक्टेड टॉपिक कर सकते हो, मान लो, या फिर ITC तक के जो चैप्टर है वो मैंने एक बार रिवाइज कर लिए, सो दैट जब मैं एग्जाम से जस्ट पहले 1.5 दिन पहले देखूं तो तब मेरे को ज्यादा टाइम ना लगे। उस तरीके से कर सकते हो। ओके। और सर 1.5 डेज का मतलब क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए? आपको कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने रहते हैं, कॉन्सेप्ट बुक आपको कंप्लीट करनी होती है। लास्ट के 2-3-4 घंटे जो बचते हैं उसके अंदर आपको क्वेश्चंस में जो आपने मार्किंग वगैरह कर रखी है वो ऊपर ऊपर से देखनी होती है। दैट इज द बेसिकली टाइम जो आपके पास होता है, उतना ही आप यूज कर सकते हो। ओके सर, जो आपका मैराथन होगा वो मतलब हम एग्जाम दे के आएंगे 8th को होगा कि 9th को होता है? 8th को जब आप एग्जाम देकर के आओगे, जस्ट उसके बाद 7-8 बजे जो है चालू कर देते। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। सर एम आई ऑडिबल? सर मैं ना ये प्लान कर रहा हूँ, मतलब कल एंड परसों का हाफ डे करके IDT का करने का, बिकॉज सीक्वेंसली मैंने, तो सर एक बार मेरे को प्लीज ऐसे बता सकते हैं कि मैं कैसे IDT को फ्रूटफुली करूँ? तो अभी आपका सेकंड ग्रुप है? अच्छा, बोथ ग्रुप है। बोथ ग्रुप है, तो अभी आप IDT क्यों करना चाह रहे हो? आपको कुछ वीक लग रहा है या क्या सीन है? सर मतलब मेरे को ना, बिकॉज IDT का बड़ा ज्यादा चैप्टर्स के वॉल्यूम है, तो थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है। 1.5 दिन में क्या करो, एक तो तुम्हारे जो पीछे के डिमांड रिकवरी ऑफेंस पेनल्टी अपील रिवीजन चैप्टर है वो कर लो, ठीक है, और कस्टम कर लो। इतना पार्ट कर लो 1-1.5 दिन के अंदर अच्छे से, ठीक है। सो दैट कंसिस्ट ऑफ 30-40-45 मार्क्स का वेटेज, ठीक है। बेसिकली चैप्टर आपके कंसेप्ट बुक से चैप्टर 11 या 10 जो भी है वहां से, और कस्टम सारा करके कस्टम कर लो। और जो थ्योरी के चैप्टर है उनमें से भी जो A-B कैटेगरी चैप्टर्स है, जैसे डिमांड रिकवरी हो गया, ऑफेंस पेनल्टी हो गया, अपील रिवीजन्स हो गया, उनमें से रिफंड हो गया, ऐसे 4-5 जो क्वेश्चन है वो कर लो। ओके सर। और एक और चीज सर, मेरे को हमेशा यही रहता है, जैसे मेरे ना जान पे DT में 48 आया था। मेन उसमें इशू क्या था कि जो 5th और 6th नंबर क्वेश्चन था ना, उसमें मेरे को, मैंने दोनों अटेम्प्ट करा था बिकॉज आई वाज क्वाइट श्योर, बट उसमें 14 में से 2 और 14 में से 1 मार्क्स मिला, बेसिकली 28 में से 3 मार्क्स मिला था। सर उस टाइम पे मुझे बिल्कुल ही समझ में नहीं आया था कि मैं 5th करूँ, 6th करूँ या क्वेश्चन नंबर 2 करूँ। मतलब वो लास्ट के मतलब 15 मिनट्स मेरे जस्ट मतलब वेस्ट ही हो गया था। देखो उसके कारण वही पॉइंट है, आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट में डिसीजन बनाना है, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन करते टाइम आपको ये रियलाइज हो कि यार ये क्वेश्चन तो नहीं मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो आप चेंज करना चाहो तो बात अलग है। स्टार्टिंग के 15 मिनट में आपका डिसीजन बन जाना चाहिए कि आपको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन सा नहीं करना है। अगर ये डिसीजन आप लास्ट के 15 मिनट में लोगे तो वो हड़बड़ी में होगा और वो सही डिसीजन नहीं होगा डेफिनेटली। सर बट फिर भी सेम यही चीज ना सर मेरे साथ FR में भी हो गया था, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में मैंने डिसाइड करा था 4, 5th से 2 क्वेश्चन में ऑलवेज मेरे साथ ये इशू आ जा रहा है कि कौन सा करूं। मैंने जितने भी मॉक दिए इसमें भी, मतलब मैंने क्या करा फिर लास्ट में, मेरे को अभी मॉक तो करा था तो ट्राई करा था मैंने 3 आवर में 6 क्वेश्चन सारे करने का, बट 5 सिलेक्शन मतलब सारे नहीं करने हैं डेफिनेटली, आपको 5 ही करने, उतना टाइम नहीं होता। अगर करने जाओगे तो आप कॉम्प्रोमाइज करोगे, ठीक है, क्वेश्चंस की क्वालिटी के साथ। तो उसमें यही देखो जो सब पार्ट्स हैं, जितने सब पार्ट्स हैं, कौन से में आपको सब पार्ट ज्यादा सब पार्ट नहीं आते हैं, ठीक है। मान लो कोई देखा हुआ ही नहीं लग रहा क्वेश्चन तो वो आप छोड़ दो, ठीक है। देखा हुआ लग रहा है लेकिन लग रहा है कि यार इसमें मैंने ज्यादा चैप्टर को ध्यान नहीं दिया या ज्यादा पढ़ा नहीं है, तो वो छोड़ दो। सिंपल उस तरीके से क्लासिफिकेशन करो। ओके सर, मतलब जो मैंने पहले डिसाइड कर लिया 15 मिनट्स में उसको ही करना है, उसके बाद फिर 6 उसमें वाले करो। में अगर आपको लगता है कि मान लो क्वेश्चन सॉल्व करने के नहीं हो रहा है तो दूसरा उठा लो, फिर अगर कोई दिक्कत आ रही है तो पहले ही। सर इस चीज में मतलब मैं 5 मिनट्स तक ही मैक्सिमम दे सकता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने 5 डिसाइड किया, पर 5th वाला नहीं हो रहा, तो और अगर एक पार्ट कर लिया है थोड़ा सा टाइम दे करके, तो भी उसको काट करके फिर नेक्स्ट मतलब बेस्ट जो भी जिसमें ज्यादा मार्क्स आ पाए। 5-4 मिनट मत देना, से ज्यादा मत देना। ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट सर। हेलो हेलो यस बोलिए सर जी। एक चीज मुझे और पूछनी थी इसमें। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, मैंने ना अजय सर और अतुल सर इन सब सरों ने बताया था कि पहले 3 क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्टिव कीजिए, फिर MCQ, फिर दूसरा और पहला, ऐसा कुछ मेरा पैटर्न रहता है नॉर्मल।
मतलब फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट में करता हूँ क्योंकि उसमें नंबर कम ही मिलते हैं, लास्ट में हम ज्यादा कवर कर लेते हैं। अब हो क्या रहा है, मैंने जितनी मॉक सीरीज लिखी है ना उसमें मेरा फर्स्ट क्वेश्चन मैं ज्यादा, अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं लास्ट की जगह सेकंड लास्ट करूँ ना तो मैं उसमें ज्यादा मार्क्स दे सकता हूँ, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन की एडजस्टमेंट मेरे से सारी बन रही है, बट वही है ना कि मैं उसको आखिरी के लिए बचा के रख रहा हूँ, तो मेरे पे टाइम ही नहीं बचता कि मैं उसको अच्छे से कर पाऊँ। फर्स्ट की मैंने आईडीटी में भी और डीटी में भी दोनों के अंदर कि जब आपने क्वेश्चन किया तो कितनी एडजस्टमेंट्स गलत हो रही थी या क्या था? नहीं, मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ एडजस्टमेंट सारी ठीक हो रही है। अगर 15 एडजस्टमेंट है तो मेरी 14 ठीक हो जाती है। बट द थिंग कि मैं सिली मिस्टेक कर देता हूँ, मतलब मान लो मैंने ऐड भी लिख रखा है ना तो मैं उसको कैलकुलेटर पे माइनस कर देता हूँ, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो आप ऐसा किया करो, अगर एग्जाम में आपको लगता है कि यार बिल्कुल देखा हुआ क्वेश्चन लग रहा है, कोई नई एडजस्टमेंट में आपको कोई डाउट नहीं आ रहा है, तो आप उसको सेकंड लास्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, हाँ, तो क्योंकि मुझे ऐसे में ऐसा लगा आपके माइंड में, देखो वो कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, वो एक ये है कि एडवाइजेबल चीज है, क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि नया क्वेश्चन आता है, कुछ एडजस्टमेंट्स आते हैं। अगर आपको लगता है सारे एडजस्टमेंट देखे हुए हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो आप पहले कर लो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, क्योंकि होता क्या है कि जब मैं लास्ट के लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ ना, वो 5th या 6th में से कोई एक चुना हुआ छोड़ता हूँ जो मैं सेकंड लास्ट अटेम्प्ट करता हूँ 5th या 6th में से। अब उसमें सब पार्ट्स होते हैं तो सारे पार्ट्स नहीं आ रहे होते उसमें, लेकिन जैसे दो उसमें भी वो हमेशा ऐसे ही करते हैं, 2 पार्ट्स इजी फेंकते हैं और एक थोड़ा सा फेंकते हैं जो नहीं पता होता। एफटीएस में से पूछ लिया या तो फिर कुछ लास्ट का जो चैप्टर छूटता है जैसे बेप्स वगैरह पूछ लिया डीटी में, तो अब उसमें मैं सोच रहा हूँ अगर मैं लास्ट में अटेम्प्ट करूंगा तो मेरा 96 ऐसे अटेम्प्ट हो जाएगा, और वैसे अगर मैं फर्स्ट लास्ट में करता हूँ तो मेरा वो फर्स्ट वाला कुछ अटेम्प्ट नहीं माना जाता। वो नहीं चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसा कन्वीनियंट हो वैसा कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि 2 पार्ट आते हैं मेरे को किसी क्वेश्चन के, तो 2 पार्ट कर दो, तीसरे का स्पेस छोड़ दो और उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चलिए ठीक है सर, थैंक यू, ये चीज ही पूछनी थी। राधे राधे सर। सर जैसे आईसीआई का जो पेपर आता है 100 नंबर का, उसमें हम कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं या पेपर कई बार आउट ऑफ द बॉक्स ही बनाते हैं, ये मतलब उसमें कितना 100 में से आउट ऑफ द बॉक्स अगर आप देखोगे 100 में से 70-80 मार्क्स का पेपर आपको देखा हुआ मिल जाएगा, ऐसी एडजस्टमेंट मिल जाएंगी जो ऊपर ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रही हैं, तो आपको बस वो फाइंड आउट करना है कौन से 70-80 मार्क्स का पेपर है जो मतलब उसमें कॉन्फिडेंस का रोल ज्यादा है मेरे ख्याल से। कॉन्फिडेंस का रोल ज्यादा है, बस आपको वो 10-20 मार्क्स का जो पेपर है अगर मान लो टफ वाला, तो उसको अवॉइड करना है, इग्नोर करना है, बस उस पर दिमाग नहीं जाना चाहिए। मतलब भैया प्राप्त पर्याप्त वाले उसमें चलेंगे, जो बस आता है उतना उतना कर दो। राइट, ठीक है, तो अगर आपको किसी भी तरीके का कोई अदर, हाँ बोलो विनायक सर, एम आई ऑडिबल? यस यू आर ऑडिबल। सर मेरा नवंबर 26 में अटेम्प्ट है, तो मैंने अभी जैसे अभी 2 अटेम्प्ट वाली नोटिफिकेशन आई थी, तो मैंने 18 डेज का प्लान बनाया था कि मैं फर्स्ट रिवीजन 18 डेज में करूंगा। ऐसे मतलब मैंने आगे तक के अभी प्लान बना दिया कि फर्स्ट रिवीजन 18 डेज का, फिर 11 डेज का, और जो मैंने लास्ट अक्टूबर वाला मंथ है उसमें मैंने सोचा है कि मैं 6 डेज दूंगा। तो उसमें स्टार्टिंग में आईडीटी डीटी ऐसे करूंगा, फिर ऑडिट नहीं, फिर एएफएम ऑडिट और लास्ट में एफआर, ऐसे मैंने 6 डेज सोचा है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे 6 डेज का एटलीस्ट मैं अच्छे से क्वालिटेटिवली पढ़ूंगा तो देने चाहिए। उससे कम टाइम में मेरे से हो नहीं पाएगा और हो सकता है उस टाइम पे पैनिक भी हो जाए। तो सर मेरे को भी फर्स्ट रिवीजन जो मैंने आज दिए थे 18 डेज, तो उसमें डीटी को दिए थे, लेकिन उसमें अभी कोर्स 60% ही हुआ है, तो अब मुझे करना क्या चाहिए? तो इस तरीके से मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है। आप मेरे को एक बार कॉल कर लेना या फिर आप मेरे को मैसेज कर देना, क्योंकि आपको कुछ तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि आईडीटी में आपको 18 दिन में अगर 60% हो रहा है नहीं, तो आईडीटी नहीं दिया मैंने, डीटी करा था पहले, अभी पहला वाला। कोई भी सब्जेक्ट अगर आप कर रहे हो और उसमें 18 डेज में अगर आपको 60% कंप्लीट हो रहा है तो डेफिनेटली यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो अपन उसको डिस्कस कर लेंगे कि क्या आपको नहीं करना है, ठीक है, सो दैट आपका इतना टाइम ना लगे। जनरली किसी भी सब्जेक्ट को करने में 12 से 13 दिन लगते हैं मैक्सिमम, तो विल डिस्कस ऑन दैट, ठीक है। और सर मेरे को एक चीज पूछनी थी, जैसे 6 डेज में लास्ट वाले दूंगा, लेकिन एक जो उसके पहले वाली रिवीजन है मैंने सोचा उससे वो 4 डेज वाली लगाऊं, तो उसमें कम से कम कैटेगरी ए वाले को मैं अच्छे से पढ़ लूं और फिर दोबारा बाद में अपन आप मेरे को मैसेज कर देना, आई विल गिव यू अ रिवीजन प्लान अकॉर्डिंगली, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि पहले 4 दिन दे दिए फिर 6 दिन दे दिए, वो सही चीज नहीं है। आई विल गाइड यू थ्रू दैट थिंग, ठीक है। आप मेरे को मैसेज कर देना, हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर, तो आपको जैसे कॉल करना हो तो प्रेफरेबल टाइम सर आपका नंबर, सर आपका नंबर मैं डाल रहा हूँ चैट बॉक्स में, ठीक है। आप उस पर कॉल या आप ट्राई कीजिएगा, मैसेज कर लो, ठीक है। अगर आपको कॉल करना रहेगा तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको टाइम दे दूंगा, उस पर अपन कॉल पे कर लेंगे, ठीक है।
मैंने Thank नंबर you. चैट बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। अपन सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। होपफुली आपके लिए फायदेमंद रहा होगा, ठीक है। किसी प्रकार का कोई भी डाउट रहता है, मैंने नंबर यहाँ पे डाल दिया चैट बॉक्स में। यू कैन टेलीग्राम मी, व्हाट्सएप मी, एंड आप मुझसे कुछ भी डाउट जो है आप पूछ सकते हो, ठीक है। बिंदास, बेस्ट विशेस एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।